So guys, we will start with the unit 4 का part only. So last time we were discussing about unit 4 का this वाला part जहाँ पे हम लोगों ने जो different types के हम लोगों के color mechanisms रहते हैं या reporting techniques रहते हैं. So first is red, amber and green reporting. So as you can see in green reporting, if whatever we have planned as per our timetable everything is going fine, तो आप वहाँ पे ग्रीन रिपोर्टिंग मेंशन करेंगे, मतलब एवरीथिंग इज फाइन. इफ वी आर मेंशनिंग एम्बर 1, इसका मतलब होता है कि हम लोग थोड़े से डिलेड है एज पर आर टारगेट्स. सो हम लोग अगर थोड़ा पुश करें तो हम लोग ऑन टाइम चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं. सो हम लोग ज़्यादा पीछे भी नहीं है और थोड़ा सा अगर हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालें, थोड़े एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अगर हम लोग ऐड कर दें तो ऑन टाइम कंप्लीट होने के चांसेस है, मतलब रिकवरेबल है. जो भी डिले हो रहा है ट्रैक से, जो हम लोग थोड़े डिविएट हो गए तो वो डिविएशन में हम लोग यहाँ पे चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं. एंड लास्ट अगर देखेंगे रेड वन, तो रेड वन का इंडिकेशन होता है कि आपका जो भी प्रोसेस है, आपका जो भी फंक्शंस आपने डिफाइन किए थे प्रोजेक्ट में, कौन से टाइम पे कौन से चीज़ें कंप्लीट करने का, वो पूरा जो है वो अब डिस्टर्ब हो गया है बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजंस, लाइक बिकॉज ऑफ लॉस, लैक ऑफ रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ फिजिकल रिसोर्स, लाइक लैपटॉप कंप्यूटर्स का कोई प्रॉब्लम हो गया है, or else there are some technical problems, bugs, errors, failures or something like that, or we have lack of human resource, developers, designers, etc etc. तो ये जो रेड वाला जो पार्ट होता है, एज वी नो कि यहाँ पे रिकवरेबल जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है कि ऑन टाइम ऑन टारगेट आप चीज़ों को कंप्लीट कर पाए यूजिंग बफर टाइम एज वेल. बफर टाइम मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि अगर मैं 1 महीने का अगर मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है तो मैं उसमें 10 डेज एक्स्ट्रा टाइम रखूँगा, दैट इज़ माई बफर. सो इन केस अगर मेरा प्रोजेक्ट अगर ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हो पाता है तो वो 10 डेज का मैं बफर यूज़ कर पाऊँगा. तो सपोज़ अगर मैंने 1 मंथ का मैंने प्रोजेक्ट का टाइम मांगा है और वो 1 मंथ के ऊपर अगर मैं 2-3 दिन ही मेरा बफर टाइम यूज कर रहा हूँ, 33%, इफ आई एम यूजिंग 33% ऑफ माई बफर टाइम, दैट मीन्स आई एम इन अ ग्रीन जोन. ध्यान से सुनना, इफ वी आर इन 33% ओनली बफर टाइम अगर हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर इन अ ग्रीन जोन, एवरीथिंग गोइंग ऑन टाइम. If I'm using 66% of my buffer zone, that means we are in a amber level, जहाँ पे अगर हम लोग थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे, थोड़े से एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ऐड करेंगे तो ऑन टाइम हम लोगों का टारगेट अचीव हो जाएगा. प्रोजेक्ट का टारगेट जैसे मैंने बोला है कि हम लोग को स्टूडेंट मॉड्यूल कंप्लीट करना है, प्रोफेसर मॉड्यूल कंप्लीट करना है अगर कॉलेज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो, या वॉट एवर प्रोजेक्ट वी आर वर्किंग ऑन. और 99% से भी ज़्यादा आपका बफर टाइम यूज़ करने के बाद भी देर आर नो चांसेस कि आपका टारगेट जो है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो पाएगा बफर टाइम यूज़ करने के बाद भी. तो वो टाइम पे ऐसे जो सिचुएशंस होते हैं, ऐसे जो कंडीशंस रहते हैं, उसको हम लोग रेड कैटेगरी में डालते हैं. मतलब नाउ द रिकवरी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जो इतना ईजिली पॉसिबल नहीं लग रहा है. तो वो टाइम पे हम लोगों के पास एक लास्ट सोल्यूशन बचता है कि आप क्लाइंट के साथ वापस डील करेंगे, क्लाइंट को बताएंगे कि एक्सटेंडेड आपका डेडलाइन या टाइमलाइन कितना होगा जिसके बेस के ऊपर आप काम करेंगे. ओके, उसके बाद में रिव्यू आता है. एज वी नो रिव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. सो अगर आप अगर कोई एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो आपके जो प्रोजेक्ट गाइड है वो आपके प्रोजेक्ट्स को या आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे, सो दैट हम वो पता चलेगा हम लोगों को कि आप जो प्रोजेक्ट या जो टॉपिक पे आप वर्क कर रहे हो वो प्रॉपरली एज पर द TY गाइडलाइंस, प्रोजेक्ट गाइडलाइंस वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है. आपने जितने फंक्शंस ऐड किए वो 200 मार्क्स के कंपैरिजन में प्रॉपर है नहीं है. सो वी हैव मैनी सच थिंग्स. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग जो प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं उसको हम लोग रिव्यू करेंगे, ये बहुत ज़रूरी रहता है. और रिव्यूज़ में सिर्फ डेवलपर्स या टेस्टर्स नहीं आते हैं, हम लोग के जो टेक्निकल कलीग्स होते हैं जो दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहेंगे, जिनको एक्सपीरियंस रहेगा, अलग से भी हम लोग इंडस्ट्रीज़ में से भी थोड़े बहुत लोगों को हायर करते हैं, सो दैट वो भी हम लोगों को गाइडेंस दे सके जिनको ये सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने का एक्सपीरियंस रहेगा. सपोज अगर मैं बैंकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ
तो वो बैंकिंग टाइप के सॉफ्टवेयर्स बनाने का जो एक्सटर्नल हम लोगों के कोई एक्सपर्ट्स रहेंगे उनको हम लोग हायर करेंगे, तो वो भी हम लोगों को रिव्यूज़ दे सकते हैं। रिव्यूज़ का मेन बेनिफिट ये रहता है कि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन या डिज़ाइनिंग वाला जो पार्ट है वो चालू होने पे या वो चालू होने के पहले ही अगर आपको पता चल जाए कि कहाँ पे क्या मिस्टेक्स है, आपने अगर रिक्वायरमेंट गैदर किए तो उसमें क्या कोई अगर प्रॉब्लम्स है वो हम लोग देख ले। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ वी से कि जब हम लोगों ने सर्टन डिज़ाइंस बनाया है और उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर ऑलरेडी हम लोग के पास सर्टन एक्सपीरियंस पीपल है जो ऑलरेडी ऐसे सॉफ्टवेयर्स पे वर्क किया हुआ है और उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की है कि जब कभी अगर हम लोग ऐसे सिस्टम्स पे या ऐसे सॉफ्टवेयर्स पे वर्क करते हैं तो दिस आर द XYZ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स विच वी ऑफन फेस, तो वो सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स हम लोगों को ना फेस करने पड़े, इसके लिए हम लोग उनका रिव्यूज़ लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिव्यू आपका दो अलग अलग फेजेस पे रिव्यूज रहेंगे। एक प्रोजेक्ट बनने के पहले आपने जो डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, जैसे आप अभी अपना प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे, नेक्स्ट सेम में आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, तो वो रिव्यू होगा। और सेकेंड जो रिव्यू होता है वो होता है प्रोजेक्ट बनने के बाद में, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिंग, जिसको हम लोग डिफेक्ट रिमूवल भी बोल सकते हैं। तो दो फेजेस पे रिव्यू होंगे, जैसे आपका प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट जो अभी बनेंगे उसको हम लोग रिव्यू करेंगे एंड वो डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक आपका वो फाइनल प्रोजेक्ट बना है कि नहीं, अगेन उसका रिव्यू होगा। इसके लिए आप देखो दो पार्ट में आपका प्रोजेक्ट सबमिशन है, तो एग्जैक्टली सिमिलर वे यहाँ पे भी रिव्यूज दो वे में वर्क करता है। ओके, अब जब आप नेक्स्ट फेज में डेवलपमेंट के बाद जब आपका प्रोजेक्ट को रिव्यू करते हैं तो उसको हम लोग टेस्टिंग बोलते हैं। और हम लोगों ने फर्स्ट जो हम लोगों का लेक्चर हुआ उसमें मैंने आपको बताया था वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्ट, सिस्टम टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्ट, विच इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अल्फा और बीटा। देन टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हम लोगों ने पढ़े थे। सो ओवरऑल वी हैव 5 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। वी हैव क्रिटिकल, मेजर, मॉडरेट, कॉस्मेटिक एंड माइनर। 5 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर। अगर आपको याद नहीं है, मैंने नोट डाउन कराया था, लिखाया था अलग से, उसके पॉइंट्स मैंने लिखाए थे। अगर आपको याद नहीं है तो आप देख लो। और ये जो डिफेक्ट्स हम लोगों को मिलेंगे तो डिफेक्ट्स रिमूव कौन से करने हैं ये कैसे पता चलेगा। सो वी हैव 5 कैटेगरीज ऑफ डिफेक्ट्स, क्रिटिकल, मेजर, मॉडरेट, कॉस्मेटिक एंड माइनर। तो इसमें से कौन से डिफेक्ट्स पहले सॉल्व करने हैं, किसके ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करना है, ज़्यादा वर्क करना है, ये चेक करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग प्रायोरिटी लिस्टिंग में डालेंगे डिफेक्ट्स को। सो जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट होगा उसको सबसे पहले हम लोग रिमूव करेंगे, जिसका इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा रहेगा कि वो डिफेक्ट को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था जब हम लोगों ने डिफेक्ट वाले टॉपिक पढ़े थे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेस्टिंग इज एप्लीकेबल ओनली टू एग्जीक्यूटेबल कोड। ये तो हम लोग को पता है कि हम लोग डेवलपर साइड पे वो क्या करेंगे, जो कोड्स डेवलप किए उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट चेक करेंगे। लेकिन रिव्यूज जो है वो सिर्फ आप कोडिंग क्या किया है, उसका लॉजिक कितना स्ट्रॉन्ग है, एल्गोरिदम आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ इसके ऊपर नहीं होता है। इनपुट देने के बाद में डेटा प्रोसेस होके आउटपुट कितने टाइम में जनरेट हो रहा है, वो लैग हो रहा है नहीं हो रहा है, और मार्केट के कंपैरिजन में जो आपके राइवल्स है उनके पास क्या प्रोडक्ट्स है, उनके कंपैरिजन में ये कितना बेटर है या नहीं है, ये पॉइंट्स पे भी हम लोग फोकस करता है। प्लस एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम कितना यूज़र फ्रेंडली है, कि अगर हम लोगों ने लेगेसी सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया था कि अगर मैं विंडोज़ XP अगर यूज़ कर रहा था, देन आप अगर उसको अपडेट कर रहे हो और डायरेक्ट अगर मुझे मैक दोगे तो विंडोज़ XP और मैक, दिस टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर टोटली डिफरेंट। द फंक्शंस, द वे दे बिहेव और द वे दे वर्क इज टोटली डिफरेंट। द फंक्शंस विच वी अप्लाई ऑन देम दैट इज ऑल्सो अ टोटली डिफरेंट वन। तो अगर मैं विंडोज़ XP से किसी को बहुत बेटर OS प्रोवाइड कर रहा हूँ, बेटर क्वालिटी के साथ, बहुत अच्छा कोडिंग के साथ में, लेकिन आपने लेगेसी फॉलो नहीं किया, मतलब मुझे विंडोज़ XP पे वो शॉर्टकट्स की आदत है, मुझे उसकी आदत है कि ओके यहाँ पे मैं जाऊँगा तो ऐसे फोल्डर क्रिएट होगा, ऐसे फाइल क्रिएट होगा, ये शॉर्टकट से मैं कंप्यूटर को ऑटोमेटिकली शट डाउन कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ, रीस्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे टास्क मैनेजर मिल जाएगा, सारे शॉर्टकट्स मुझे पता है विंडोज़ XP के। और अब आप अगर मुझे डायरेक्टली मैक दोगे तो क्या होगा, उसमें मुझे स्क्रैच से सारी चीज़ें वापस सीखने पड़ेंगे। सो बेसिकली रिव्यूज़ में हम लोग क्या देखते हैं कि आपने जो सिस्टम बनाया वो यूज़र फ्रेंडली है कि नहीं। यूज़र फ्रेंडली का मतलब अगर यूज़र्स जो आपके सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले हैं, जो कस्टमर्स या क्लाइंट्स है, वो ऑलरेडी विंडोज़ XP टाइप का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे
आपको उसका लेगेसी फॉलो करके मैक नहीं बनाना है, आपको उसका वो सेम एक्सपी का लेगेसी फॉलो करके विंडोज 7 या विंडोज 8 देना है. दैट मीन्स वी हैव अपडेटेड सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, डिजाइंस, फंक्शंस, शॉर्टकट्स विथ एन अपडेटेड नंबर ऑफ फीचर्स विथ एडवांस टेक्नोलॉजी. तो विंडोज एक्सपी में बहुत सारे ऐसी चीजें नहीं है जो विंडोज 7 और 8 में मिलेंगे आपको. तो सपोज अगर मैंने विंडोज 8 बनाया, तो अब अगर आप देखेंगे अगर मैं विंडोज एक्सपी यूज कर रहा हूं तो विंडोज 8 यूज करना मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि वहां पे लेगेसी फॉलो हुआ है. जो शॉर्टकट्स विंडोज एक्सपी पे काम कर रहे थे वो सेम शॉर्टकट्स आपके विंडोज 8 पे भी काम कर रहे हैं. सो इसका मतलब है कि आपने बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो बोरो किया है और उसके साथ थोड़ी कुछ एडवांसमेंट किए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो रिव्यू में हम लोग ये स्पेसिफिक पॉइंट्स पे भी रिव्यूज करते हैं अपने सिस्टम्स को. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिव्यूज क्या करता है, कॉस्ट इफेक्टिव वे है डिफेक्ट रिमूवल मैकेनिज्म का. मतलब या तो हम लोग बहुत बार रिव्यूज करके अगर क्लाइंट साइड पे कोई प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसको पहले ही हम लोग टैकल कर सकते हैं, या उसके अगेंस्ट हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं सो दैट क्लाइंट साइड पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए. अगर मैं ओरिजिनल जो मेरा प्रोजेक्ट है उससे मैं डिविएट हो रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें डाल रहा हूँ जो वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक काम के नहीं है, या जिससे अननेसेसरीली मेरा प्रोजेक्ट का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, तो सबसे पहले तो बहुत सिंपल वे में जो क्लाइंट को काम की चीज़ें हैं जिससे वो अपना वर्किंग स्टार्ट कर सके, सबसे पहले तो उस पर फोकस करो. बाकी का जो डेकोरेशन काम है वो बाद में होगा. रिव्यूअर सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव द वर्क प्रोडक्ट. ये भी हम लोग देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट्स मतलब अगर आपका वर्किंग जो अभी डेटा प्रोसेसिंग स्पीड अगर स्लो है, रिस्पॉन्स टाइम अगर थोड़ा स्लो है, तो उसको हम लोग और इम्प्रूव कैसे करेंगे. एंड सेकेंड थिंग, जो हम लोगों के वर्क प्रोडक्ट का इम्प्रूवमेंट्स की बात होती है तो नंबर ऑफ क्लिक्स जो है वो आपको मिनिमम करना है. तो पहले अगर मैं सपोज 10 क्लिक्स में मेरे काम हो रहे थे तो मैंने परफॉर्मेंस इंप्रूव किया, अब वो सेम काम मेरा 1 क्लिक में हो रहा है. फॉर एग्जांपल अगर मैं व्हाट्सएप पे पहले अगर आपको 10 फोटो सेंड कर रहा था तो वो 10 फोटो आपको रिसीव करके हर एक को इंडिविजुअली डाउनलोड करने के लिए 10 बार क्लिक करना पड़ता था. लेकिन अभी क्या होगा, अगर मैं 10 फोटोज एक साथ आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूँ तो वो एक एल्बम बन के आपके पास आ रहा है. तो जस्ट इन 1 क्लिक आई कैन डाउनलोड 10, 50, 100 जितने भी आप फोटोज भेज रहे हैं सारे एक साथ में डाउनलोड कर सकता हूँ. तो नंबर ऑफ क्लिक्स बहुत मिनिमम हो गया. गेटिंग प्लस उसके साथ में स्टार्टिंग में क्या होता था कि अगर मैं आपको कोई वीडियो भेजता हूँ तो आपको वो पूरा वीडियो जब तक डाउनलोड नहीं होता वी कांट सी कि वो वीडियो में क्या है. तो कभी कभी अननेसेसरीली या बेकार कोई वीडियो है और उसके लिए भी मेरा टाइम वेस्ट होता है, डेटा वेस्ट होता है. सो इंस्टेड अभी क्या है कि आप जो वीडियो अगर आपको व्हाट्सएप पे आया है आप उसको प्ले कर सकते हो, वो डाउनलोड होते जाएगा साथ में प्ले होते जाएगा. सो इफ़ यू फाइंड कि वो अगर काम का नहीं है तो आप उसको हाफ में ही डाउनलोडिंग रोक के आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो इम्प्रूवमेंट ऑफ द वे द रिव्यूज की वजह से हम लोगों को पता चला. तो ये हम लोगों ने क्या देखा कि व्हाट्सएप के कंपैरिजन में बाकी के जो सर्टन मोबाइल ऐप्स है, चैटिंग एप्लीकेशन है, वो ऐसे सर्टन एडवांस फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. सो सिमिलर टाइप के इंप्रूवमेंट्स आपको अपने प्रोडक्ट में भी करने पड़ेंगे सो दैट आप मार्केट में कंपटीशन में रहो. देन नेक्स्ट हम लोग क्या बता रहे हैं, रिव्यू मीटिंग प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी. आप देखो कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे, अब वो प्रोजेक्ट के लिए रिव्यूज के लिए आपको बेटर वे सजेस्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, रिव्यूज मतलब गाइडिंग हो गया, ओके गाइडेंस हो गया. तो आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि इंडस्ट्री से जो अपने कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट्स जो अभी इंडस्ट्री में 2-3 साल से वर्क कर रहे हैं, अगर मैं उनको बुलाऊंगा तो आपको उनका गाइडेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि प्रोफेशनली वो कैसे वर्क कर रहे हैं. वो सेम सिनारियो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप जब इंटरव्यू पे जाओगे तो आपके लिए वो एक बेनिफिशियल पार्ट हो गया. तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो ऑथर है मतलब जिसने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाया, जैसे आप अगर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाओगे तो आप वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑथर हो गए, आपने बनाया. बट ऑल्सो अदर पार्टिसिपेंट्स मतलब जिसने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाया वो तो है, लेकिन उसके साथ में अगर 2-4 और लोग भी वो डॉक्यूमेंट फॉलो करके प्रोजेक्ट पे वर्क करने वाले तो सबके लिए बेनिफिशियल होगा. सबके लिए एक्सपर्ट गाइडेंस या रिव्यू जो सजेस्टेड एक्सपर्ट रिव्यूज है, सजेशंस है, वो बेटर रहेंगे. द रिव्यू पार्टिसिपेंट गेन्स गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क. ये तो सिंपल है. रिव्यूज में रोल किसके किसके रहेंगे, एक मॉडरेटर होगा, ऑफ कोर्स जो प्रोफेसर लेवल है वो मॉडरेटर रहेंगे, जो क्या करेंगे कौन से टाइम पे आपको ये जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना है. देन हम लोगों का मीटिंग जो होगा वो कभी होगा,
देन हम लोग रिव्यू मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन उसमें से देखेंगे कि कौन से पार्ट्स या कौन से चैप्टर्स जो आपने अपने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में बनाया उसमें कहाँ पे मिस्टेक्स है जिसको आपको चेंज करना पड़ेगा, या आपने जो अपने प्रोजेक्ट के मेन सिनॉप्सिस सबमिट किया था उससे वो पॉइंट्स मैच नहीं हो रहे, ये सब रहेंगे। देन एक रिकॉर्डर रहेगा जो जितने भी डिफेक्ट्स आपके जब भी हम लोगों ने रिव्यू मीटिंग किया तो उसमें जितने भी डिफेक्ट्स हम लोगों को मिले हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, सबको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। और वो जो रिकॉर्ड करने का डिफेक्ट्स रिकॉर्ड करने का एक जो वे होगा वो याद रखो, अगर मेरे प्रोजेक्ट में अगर 4 मॉड्यूल्स है तो चारों मॉड्यूल्स के हम लोग डिफेक्ट्स अलग अलग मॉड्यूल वाइज रिकॉर्ड करेंगे। सपोज अगर हम लोगों का कॉलेज प्रोजेक्ट है जिसमें 4 हम लोगों के अलग अलग मॉड्यूल्स है, स्टूडेंट मॉड्यूल, प्रोफेसर, प्रिंसिपल एंड ऑफिस स्टाफ, तो ये चारों मॉड्यूल्स के स्पेसिफिक कौन से 4 अलग अलग रिव्यूज मिले, सबसे पहले तो वो नोट डाउन करेंगे हम लोग। और ये जो चारों अलग अलग हम लोगों को रिव्यूज मिले उसमें से कौन से सबसे इंपॉर्टेंट रिव्यूज है जो आपको अपने प्रोजेक्ट में अपडेट करने ही पड़ेंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको सबसे पहले हम लोग लेके आएंगे। सो अगर मुझे एवरी मॉड्यूल पे अगर मुझे 50-50 रिव्यूज मिले हैं ना, तो वो 50 रिव्यूज को अभी मैं प्रायोरिटी लिस्ट पे डालूंगा 1 to 10 के हिसाब से। तो जो रिव्यूज मेरे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आ रहे हैं वो स्पेसिफिक रिव्यूज को सबसे पहले मैं वो वाले मॉड्यूल्स में चेंजेस करूंगा या चेंजेस के लिए सोचूंगा उसके लिए। और प्लस इसके साथ मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मेरे पास टाइम कितना है, तो उसके हिसाब से जो हाईएस्ट प्रायोरिटी रिव्यूज है ना उसी को मैं ऐड करूंगा। और उसके बाद में अगर टाइम बचता है तो जो कम प्रायोरिटी वाले रिव्यूज है उसके ऊपर बाद में हम लोग कभी सोचेंगे। एंड प्लस इसके साथ में हम लोगों ने अभी जो भी प्लानिंग किया है कि ओके 4 अलग अलग मॉड्यूल्स के हम लोग के पास मल्टीपल जो रिव्यूज है और उसमें से अभी कौन से वाले रिव्यूज हम लोगों ने अपडेट करना सोचा था। अब रिव्यूअर क्या करेंगे, एक रिव्यूअर पर्सन रहेगा जो चेक करते रहेगा कि आपने ये स्पेसिफिक चेंजेस जो है वो ऑफिस स्टाफ वाले मॉड्यूल में बोले थे, ये वाले स्पेसिफिक चेंजेस स्टूडेंट मॉड्यूल में आप करने वाले थे, ये वाले चेंजेस प्रोफेसर मॉड्यूल में आप करने वाले थे। तो एक रिव्यूअर कंप्लीटली ध्यान रखेगा, मॉनिटर करेगा कि जो रिव्यूज आपको सजेस्ट किए गए थे वो रिव्यूज आप प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर रहे हो या आपने सुन के छोड़ दिया, ये रिव्यूअर होगा। देन प्रोजेक्ट टर्मिनेशन रिव्यू होगा। प्रोजेक्ट टर्मिनेशन मतलब आपको कभी प्रोजेक्ट खत्म करना है। नाउ रिमेंबर, टर्मिनेशन का मतलब ये नहीं है कि बीच में से ही हमेशा प्रोजेक्ट टर्मिनेट होगा। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपके पास इनफ रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उसकी वजह से प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो सकता है, या आपका 90% प्रोजेक्ट हो गया है, अब 10% आप जब मेंटेनेंस काम करेंगे तब करने वाले, तो भी वो प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो सकता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको क्या बोला है, प्रोजेक्ट टर्मिनेशन प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक। सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स अगर आपने ऑलरेडी 4-5 बार बनाए हुए हैं तो उसमें से हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा कि आपके पास कौन से प्रॉब्लम्स लास्ट टाइम आपको आए थे और अभी आप कौन से बेटर वे में वर्क कर सकते हैं जिससे आपका टाइम बचे, प्रॉब्लम्स कम आए और फास्टर डेवलपमेंट्स हो, तो वो हम लोग देखेंगे। प्रोजेक्ट टर्मिनेशन हमेशा प्रोजेक्ट फेलियर पे या आप बीच में से प्रोजेक्ट बंद कर रहे हैं, प्रीमेच्योर जो हम लोग प्रोजेक्ट क्लोजिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। बहुत बार प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होने पे भी उसको प्रोजेक्ट टर्मिनेशन बोलते हैं, ये वर्ड याद रखना है। तो प्रोजेक्ट टर्मिनेशन आपको डिटेल में देखेंगे तब पता चलेगा कि वो सक्सेसफुल कंप्लीशन पे प्रोजेक्ट टर्मिनेट हुआ है या बिकॉज ऑफ देखो यहाँ पे इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से प्रोजेक्ट टर्मिनेट हुआ है, या इनफ रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज अदर रिसोर्सेज लाइक लैपटॉप, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर, ठीक है। देन बहुत बार जो की टेक्नोलॉजीज के साथ हम लोग वर्क करने वाले हैं उसके साथ हम लोग सपोज कंफर्टेबल नहीं है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि आप 2 पार्टनर्स है और आपने अभी टीवाई के लिए एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है और वो टीवाई का प्रोजेक्ट क्या बता रहा है कि आप एक वेबसाइट बनाएंगे सपोज कॉलेज के लिए और एक मोबाइल ऐप बनाएंगे और ये दोनों साथ में काम करेगा एक कॉमन डेटाबेस पे। तो अब यहाँ पे क्या है, दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी क्या सिलेक्ट किया, आपने जो वेबसाइट डेवलपमेंट है आपका वो सपोज PHP में या ASP.NET में, जो बहुत सिंपल है, बहुत आपको उसमें गाइडेंस मिलते हैं ऑनलाइन, गूगल पे भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने ASP.NET वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट किया। और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट अगर आप एंड्रॉयड में ही मोस्टली हम लोग करते हैं, एप्पल के लिए, आईफोन के लिए स्विफ्ट टेक्नोलॉजी तो हम लोग को किसी को पता नहीं है। तो आप अगर देखेंगे तो हम लोगों ने सपोज एंड्रॉयड के लिए जावा डेवलपमेंट कर रहे हैं अभी, या कॉटलिन में करेंगे हम लोग। तो आपके 2 अलग लैंग्वेजेस है सबसे पहले, और ये 2 अलग लैंग्वेजेस के थ्रू अभी आप बैकएंड अपना सपोज बना रहे हैं MS SQL सर्वर पे,
या ओरेकल पे या जो भी आपने डेटाबेस सिलेक्ट किया उसके ऊपर। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा कि आपके जो की टेक्नोलॉजीज है, सपोज ASP.NET अगर आपका ओरेकल के साथ वर्क कर रहा है तो वो टाइम पे एंड्रॉयड जो है वो वर्क नहीं कर पा रहा है, या एंड्रॉयड जहाँ पे वर्क कर पा रहा है वहाँ पे ASP.NEट वाला जो आपने वेबसाइट बना वो वर्क नहीं कर पा रहा है। सो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। और ये बहुत बार होता ही है जब आप एक मोबाइल ऐप और एक वेबसाइट दोनों को साथ में बनाते हैं एक ही प्रोजेक्ट के लिए, और उसको फिर आप एक कॉमन डेटाबेस पे रीडायरेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर कॉमन डेटाबेस पे अगर आप रीडायरेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, दोनों के लिए अलग अलग डेटाबेस आपको अपडेट करना पड़ेगा। दोनों के लिए अगर आप अलग अलग डेटाबेस अपडेट कर रहे हैं तो वेबसाइट से मैं अगर कुछ चेंजेस अगर अप्लाई कर रहा हूँ अपने अकाउंट पे तो वो इमीडिएटली मोबाइल ऐप पे आपको दिखेगा नहीं जब तक मोबाइल ऐप का जो डेटाबेस है उसके ऊपर अपडेट नहीं होता। तो दिस आर द फ्यू रीजंस, दिस आर द फ्यू मेन प्रॉब्लम्स जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं। तो इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैज़ चेंज बिकॉज आप देखेंगे कि बहुत बार हम लोग मार्केट में compete करते रहते हैं बाकी हम लोगों के पास जो अवेलेबल ऑप्शंस है उसके साथ में। तो वो अगर बहुत बेटर वे में मोबाइल पे वर्क कर रहे हैं तो आप सिर्फ क्लाइंट को वेबसाइट दे के आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ क्लाइंट सिर्फ काम अपना वेबसाइट से चला लेगा। तो आज के टाइम पे तो वेबसाइट्स भी रिक्वायर्ड है और मोबाइल ऐप्स भी रिक्वायर्ड है, बिकॉज कंपटीशन में आपके राइवल्स या आपके जो दूसरे मार्केट में आपके जैसी दूसरे जो कंपनीज है वो ये दोनों ऑप्शंस क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट टर्मिनेशन में क्या होगा, सबसे पहले सर्वे करो भाई कितना % प्रोजेक्ट आपका खत्म हुआ है, और वो सर्वे कौन से बेसिस पे होगा, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट देखो कि उसमें हम लोगों ने 4 मॉड्यूल्स बताए थे और वो 4 मॉड्यूल्स में हर एक मॉड्यूल में सपोज हम लोगों ने 50-50 फंक्शंस बोले थे, तो वो 50 में से अभी आपके 30, 40, 25 कितने फंक्शंस हुए, तो उसके बेस के ऊपर मुझे पता चलेगा कि ओके चलो फर्स्ट मॉड्यूल 70% कंप्लीट हो गया, सेकेंड मॉड्यूल 80% कंप्लीट हो गया। कैसे पता चला मुझे, मॉड्यूल 1 में फर्स्ट मॉड्यूल में 50 फंक्शंस ऐड करने थे टोटली एज पर द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, लेकिन वो 50 में से हम लोगों ने 40 प्रॉपरली ऐड किए, तो आई कैन से कि 80% काम हम लोगों का मॉड्यूल A का खत्म हो गया। सिमिलर वे में मॉड्यूल B में भी 50 फंक्शंस ऐड करने थे जिसमें से मैंने 35 ऐड किए, तो आई कैन से कि 75% जितना हम लोगों का काम हुआ है। देन सेम वे बाकी सारे जो मॉड्यूल्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सर्वे हो गया और उसके बेस के ऊपर हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। देन एक ब्रीफिंग होगा जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि ओके ये हम लोग का फाइनल टारगेट था, उसमें से कितना % हम लोग अचीव कर पाए, कितना % अभी बाकी है, ये सब काम चलेगा और लास्ट में जो आपका रिजल्ट रहेगा वो पब्लिश होगा। दैट्स इट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग को वो सेम जो है ना वो ज्ञान चार्ट से बताते हैं हम लोग। तो आपने अपने जो सीनियर्स हैं उनके ब्लैक बुक्स में भी आपने ज्ञान चार्ट देखा रहेगा। सो उसमें हम लोग बेसिकली क्या बताते हैं, कौन सा टास्क हम लोगों ने कौन से दिन से चालू किया। सो जैसे ये आज का दिन है तो आपने क्या बोला है कि मॉड्यूल A जो है इसके ऊपर गेविन काम कर रहा है, मॉड्यूल B के ऊपर पर्डी काम कर रहा है, C के ऊपर जस्टिन है, स्पेंसर है, अमेंडा है। तो वी हैव डिफरेंट पीपल्स हु आर वर्किंग ऑन डिफरेंट मॉड्यूल्स और दे आर ट्राइंग टू कंप्लीट दैट स्पेसिफिक मॉड्यूल। जैसे सबका सबमिशन सपोज आज है तो किसी ने वो मॉड्यूल जो है वो टाइम के पहले खत्म कर दिया। देखो गेविन का जो टाइम है वो क्या हो गया, थोड़ा सा डिले हो गया। देन पर्डी ने अपना काम जो है वो उसके पहले खत्म कर दिया, सबमिशन टाइम के पहले उसने खत्म कर दिया, लेकिन 2 लोग जो है उनका जो डिलीवरी है वो डिले हो गया। स्पेंसर एंड गेविन दोनों का डिलीवरी डिले हो गया। तो वो ये हम लोग यहाँ पे इससे बता सकते हैं कि कौन सा काम कितना डिले हुआ है, उसके क्या रीजंस है, उसको अभी ऑन टाइम हम लोग कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, उसके लिए हम लोगों ने बफर टाइम कितना रखा था, और जो मॉड्यूल्स डिले हुए हैं उसको हम लोग रेड, एम्बर या ग्रीन नोटिफिकेशन से बताएंगे। सो हम लोग को पता चलेगा कितनी चीज़ें ऑन टाइम चल रहा है। ये आपका सिंपल सा ज्ञान चार्ट है। ओके, देन उसके आगे टाइमलाइन होता है। ये टाइमलाइन भी एक कैलेंडर की तरह होता है, तो मैं कैलेंडर में डायरेक्ट हाईलाइट कर सकता हूँ कि ओके 3rd वीक का ट्यूसडे जो है उससे हम लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज करना चालू करेंगे और उसको हम लोग प्लान, यहाँ पे हम लोगों ने प्लान बोला है कि ओके 3rd वीक का ट्यूसडे से हम लोगों ने सोचा था, तो एक्चुअल में वो 3rd वीक का ट्यूसडे से चालू हुआ, वेडनेसडे से चालू हुआ या थर्सडे से चालू हुआ, ये हम लोग देखेंगे। तो उसके हिसाब से हम लोग मेजर करेंगे तो पता चलेगा कि आपको कौन से टाइम पे चालू करना था और कभी चालू हुआ। देन यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5th वीक का फ्राइडे से हम लोगों को रिक्वायरमेंट, यूजर से रिक्वायरमेंट गैदरिंग चालू करना था, लेकिन हम लोग एक्चुअल में हम लोग कभी चालू कर पाए उसको 6th वीक का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई तो टाइम से। देन सेम वे 7th वीक का वेडनेसडे से हम लोगों को सपोज ऑफिस लेआउट कंसिडर करना चालू करना था कि आपका ऑफिस का लेआउट कैसा है। तो आप देखो कि
हम लोगों ने वो जो है ना वो थोड़ा जल्दी कर दिया, तो 6th वीक का जो एंड है वही टाइम पे हम लोगों ने ये काम चालू कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग थोड़े बहुत जो डिले हुए थे वो हम लोगों ने टाइम यहाँ पे कैप्चर कर लिया। सो ये हम लोगों का एक प्लान वे रहता है कि आपने प्लानिंग कौन से टाइम से कब तक किया था, और एक्चुअल में आप वो टाइम पे चल रहे हो उसके उससे पहले ही आप काम खत्म कर रहे हो या उससे और डिले हो रहा है। तो इससे आपका टोटल कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन टाइम होगा कि नहीं ये हम लोग को पता चल सकता है। कॉस्ट मॉनिटरिंग नाम पे से पता चल रहा है, बहुत सिंपल है। आप अभी कितना टाइम के पीछे काम कर रहे हो, आप अंडर बजट हो, ओवर बजट हो। अंडर बजट है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि अभी आपके पॉकेट में से पैसा जाएगा या आपका कोई प्रॉफिट इसमें बनेगा नहीं और लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। या फिर आपको ये भी देखना है कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो वो ओवर बजट तो नहीं जा रहा है ना, इतनी चीज़ें तो ऐड नहीं कर रहे, बिकॉज अगर आप एडिशनल रिसोर्सेज अगर यूज़ करेंगे, आपका बजट बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो टाइम पे भी आपको उसका आपके एक्स्ट्रा जो कुछ इन्वेस्टमेंट हुए हैं वो आपको क्लाइंट के पास से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसका कोई हम लोग के पास गारंटी नहीं है। तो कॉस्ट मॉनिटरिंग फॉलो करना बहुत ज़रूरी रहता है। कितने लोगों को आप हायर करेंगे, उनका पेमेंट कितना हो रहा है उतने दिन का, उसके साथ जो रिसोर्सेज यूज़ करेंगे उसका आपका कितना कॉस्टिंग हो रहा है, जो लाइट बिट इंटरनेट ये वो जाएगा उसका, आप जो प्लेस यूज़ करें उसका रेंट कितना जाएगा, बाकी के आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करें उसका लाइसेंस फीस आपका कितना जा रहा है, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर हम लोगों का फोकस होता है। दैट्स वन थिंग। उसके आगे अगर आप देखेंगे अर्न वैल्यू एनालिसिस, जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे, प्लान वैल्यू क्या है। प्लान वैल्यू मतलब बजटेड कॉस्ट आपका कितना था, ओरिजिनल एस्टिमेट कितना था, और अर्न वैल्यू का मतलब बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। आपने सपोज प्लान किया था कि आप 5 लाख में या 10 लाख में पूरा, सपोज 10 लाख में आप पूरा प्रोजेक्ट बना देंगे। अर्न वैल्यू में हम लोग देखेंगे कि वो जो 10 लाख का प्लानिंग था वो हम लोग का 10 लाख में हो गया या 11-12 लाख तक जा रहा है, ये रहेगा। तो उसके लिए अकाउंटिंग कन्वेंशंस अगर यहाँ पे देखेंगे आप, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बहुत बार जो हम लोग पेमेंट्स जो होते हैं क्लाइंट्स के साइड से, तो हम लोग स्टार्टिंग में ही एक जो अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना दे क्लाइंट के साइड से, तो उसमें हम लोग बताते हैं कि आपको 50% पेमेंट अभी करना है, 50% आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, या फिर अभी आपको कुछ पे नहीं करना है 100% प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, या 75-25 का रेशियो चलता है कि आपको 75% अभी पे करना पड़ेगा, सो दैट हम लोग अपने जो यूजर्स, हम लोग के डेवलपर्स है, टेस्टर्स है, वो सबको हम लोग हायर कर सके, उनको हम लोग पेमेंट्स दे सके, और 25% प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे जो आपका प्रॉफिट वाला पार्ट रहेगा। या फिर हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि हर एक माइलस्टोन, जैसे अगर मुझे सपोज 10 मॉड्यूल बनाना है कोई एक प्रोजेक्ट में, तो मैं हर एक मॉड्यूल पे 1-1 लाख आपके पास से लूंगा। सो जैसे ही मैं फर्स्ट मॉड्यूल बनाना चालू करूंगा, यू हैव टू पे 1 लाख टू मी। सेकेंड मॉड्यूल पे और 1 लाख आपको पे करना है। थर्ड मॉड्यूल पे अगेन 1 more lakh यू सपोज टू पे। सो ये वे में हो सकता है। या फिर उससे भी छोटे छोटे पार्ट में हम लोग बता सकते हैं कि 50 यूनिट्स बनाना है, तो ऑन एवरी यूनिट यू सपोज टू पे सम मनी टू मी, 25,000 50,000 समथिंग लाइक दैट। तो ये होगा एक अर्न वैल्यू। एग्जाम्पल क्या है, आपने स्पेसिफाई किया था 5 दिन का टाइम लगेगा कोडिंग के लिए, आपने कुछ एक स्पेसिफाई टाइम दिया था कि 8 दिन का टाइम लगेगा, टेस्टिंग के लिए सपोज 6 दिन का टाइम लगाएगा, बराबर है। और एट द बिगिनिंग आपने क्या बोला था, 20 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन आपने वो काम 19 दिन में कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 दिन का आपको फायदा हो गया। देन आपने टेस्टिंग कंप्लीट करने का 13 डेज का बोला था, लेकिन उसमें आपने क्या किया, कुछ काम जल्दी किया, कहीं पे आपका एक्स्ट्रा टाइम चले गया, तो ये भी हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं। तो ये सिंपल से मेजरमेंट्स है, एडिशन माइनस है कि हाँ मेरे 15 दिन का काम था, 10 दिन में मैंने कर दिया, तो मेरे 5 दिन वहाँ पे बच गए, जो मेरा प्रॉफिट हो गया। वो 5 दिन मैंने टेस्टिंग में डाले, तो मेरा टेस्टिंग का जो काम था वो भी थोड़ा जल्दी हो गया, उसमें से मेरा और प्रॉफिट निकल गया। ये बेसिकली हम लोग इंडिकेटर्स बताते हैं। तो वही आपको सिंपल से कैलकुलेशंस यहाँ पे दिए। तो स्पेसिफाई मॉड्यूल में एक्चुअली हम लोग को 3 दिन लगना चाहिए था, बराबर है। कोडिंग में आपने 4 दिन लिए, तो एक्चुअल आपका कॉस्ट कितना हो रहा था, 7 दिन। लेकिन जब कॉस्ट वेरिएंस हम लोगों ने देखा, तो 13 दिन के जगह पे आपने 7 दिन में वो काम खत्म किया, मतलब 6 दिन का आपका जो इन्वेस्टमेंट, आपको जो पैसा लगने वाला था वो बच गया। दैट्स योर एक्स्ट्रा प्रॉफिट, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग हियर। सो आप ये सिंपल से एग्जाम्पल्स है, आपको ये सेम वे में, खाली हाँ आपको ये याद रखना है बजट कंप्लीशन पे कितना है, एस्टिमेटेड कंप्लीशन आपने जो अज्यूम किया था वो कितना है। तो ये जो सर्टन वर्ड्स है वो आपको याद रखना है, बाकी की ये तो सिंपल से एग्जाम्पल्स है जो आप अपने हिसाब से वहां पे ऐड कर सकते हैं। टाइम वेरिएंस कितना हुआ, बहुत सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन आपने जो अर्न वैल्यू बताया था उसमें आपने कितना टाइम बोला और रियल में टाइम कितना लगा। सपोज अगर आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए आपको अभी से अगर हम लोग गिनेंगे 2 सेमेस्टर का टाइम दिया है, जिसमें से 1 सेमेस्टर आप प्रोजेक्ट पे वर्क करने के साथ में आप
प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट में वर्क करने के साथ में आप डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, और सेकेंड आपका सेम 6 जो है उसमें सिर्फ आपको डेवलपमेंट पे फोकस करना है। प्रोजेक्ट तो बाद में बनेगा, जो आपका डेवलपमेंट बनेगा उसके बेस के ऊपर ही, तो मेन अभी तो आपको डॉक्यूमेंट ही बनाना है। सो बेसिकली आपको इनफ टाइम दिया हुआ है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आपको सपोज नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2021 तक का टाइम दिया हुआ है। फाइनली जब आपको अप्रैल 2021 में सबमिशन आता है तो वो टाइम पे आपका कितना पार्ट कंप्लीट हो पा रहा है, ये हम लोग का टाइम वेरिएंस रहेगा कि आपने मार्च में या फरवरी में ही अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया, या अप्रैल में भी आपने मर के एंड में आधा प्रोजेक्ट सबमिट किया, फिर अप्रैल के आगे वाला नेक्स्ट मंथ का जो फर्स्ट सेकेंड वीक है वहां तक आप प्रोजेक्ट लेके गए। दिस इज टाइम वेरिएंस। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे अर्न वैल्यू चार्ट जो है उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कितने लोग सबसे पहले तो वर्क कर रहे थे। देखो यहाँ पे वीक नंबर्स दिए हुए कि हम लोगों ने काम कब से चालू किया और कौन से एक्टिविटीज आपके कैसे चल रहे थे। जैसे यहाँ पे ग्रीन, जी फॉर ग्रीन, ए फॉर एम्बर, आर फॉर रेड, जो हम लोगों ने 3 कलर नोटिफिकेशन बताए थे, बराबर है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्क्रीन हैंडलिंग प्रोसीजर कुछ अगर हम लोगों का काम चल रहा है तो वो फर्स्ट वीक में सपोज फर्स्ट मॉड्यूल के लिए वो प्रॉपर चल रहा था, सेकंड मॉड्यूल के लिए वो थोड़ा डिले हुआ, थर्ड मॉड्यूल के लिए और थोड़ा डिले हुआ, फोर्थ मॉड्यूल के लिए वापस वो ऑन टाइम आ गया, या आई कैन से कि 13th वीक में वो ग्रीन लेवल पे था, मतलब ऑन टाइम था सब कुछ। 14th एंड 15th वीक में वो एम्बर लेवल पे आ गया, मतलब थोड़ा कुछ डिले था लेकिन हम लोगों ने वापस रिकवर कर लिया। 16th वीक में वापस वो ऑन टाइम हो गया सारी चीज़ें। फाइल अपडेट्स जो थे स्टार्टिंग के 2 वीक प्रॉपर चले, थर्ड वीक में हम लोगों को कुछ कॉम्प्लिकेशंस डिफेक्ट्स आ गए जिसकी वजह से वो काम डिले हो गया। फोर्थ वीक में वापस हम लोग ऑन टाइम आ गए विथ सम स्लाइट डिलेज। देन हाउस कीपिंग प्रोसीजर रेड में ग्रीन में ही चल रहा है, सब कुछ टाइम पे हो रहा है, लास्ट में खाली थोड़ा सा डिले हो गया। तो सिमिलरली बाकी सब काम भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे आप रैंडमली ग्रीन, एम्बर, रेड कुछ भी मेंशन कर सकते हो। दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल पार्ट जो आपको आप फाइनल जो थियरी आंसर लिखेंगे उसमें भी मेंशन करना है आपको ये, ओके। और ये जो भी मैंने बॉक्सेस दिए हुए हैं उसके अंदर ये ऊपर वाला जो टेबल है उसका एक्सप्लेनेशन है, देख लेना। अब प्रायोरिटी सेट करना, जब आप चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं वो टाइम पे आपको प्रायोरिटी सेट करना है। मतलब आपका जो टीवाई का प्रोजेक्ट है उसमें कितने मॉड्यूल्स है, कितने फंक्शंस है, उसको प्रायोरिटी लिस्ट में डालो। आपके सर्टन फंक्शंस बहुत क्रिटिकल रहेंगे। जैसे अगर मैं कॉलेज प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ तो स्टूडेंट्स का एडमिशन एंड एग्जाम, ये 2 पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। बिकॉज अगर कोई स्टूडेंट का एडमिशन हो गया लेकिन उसका जो हम लोगों का एग्जाम टाइम टेबल निकला उसमें उसका सीट नंबर जनरेट नहीं हुआ, या फिर सपोज हम लोगों के पास कोई एक स्टूडेंट का एडमिशन हो गया, 2 महीने के बाद उसने एडमिशन कैंसिल कर लिया, लेकिन फिर भी एग्जाम में उसका सीट नंबर जनरेट हो रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम। बिकॉज क्या होगा कि सपोज 1 to 100 हम लोग के पास स्टूडेंट्स है रोल नंबर वाइज। अब उसमें से जब 50 रोल नंबर वाला स्टूडेंट अगर जाता है तो नॉर्मली क्या होता है, एक एक रोल नंबर हम लोग ऊपर शिफ्ट हो जाता है। सो जो पहले 51 था अब वो 50 हो गया। तो अब अभी क्या हो गया, आपके पास 100 की जगह पे अभी 99 स्टूडेंट्स ही है, बराबर है। और 50 के आगे वाले सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर एक एक नंबर ऊपर शिफ्ट हो गया, बिकॉज 50 नंबर का रोल नंबर निकल गया, उसने एडमिशन कैंसिल किया। तो अब अगर आप जब एग्जाम के लिए सीट नंबर्स हॉल टिकट जनरेट कर रहे हैं, वो टाइम पे अभी 100 स्टूडेंट्स के लिए हॉल टिकट अगर जनरेट हो रहा है तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। जो रोल नंबर 50 ने एडमिशन कैंसिल किया उसके नाम का हॉल टिकट जनरेट हुआ, देन जिसका नंबर अभी 50 है, रोल नंबर 50 है, उसका नाम पे हॉल टिकट जनरेट होगा लेकिन उसमें 51 बताएगा। तो क्या हुआ, रोल नंबर 50 के आगे के जो भी सारे स्टूडेंट्स है वो सबका जो रिजल्ट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, सबका रिजल्ट दूसरे के नाम पे निकलेगा, है ना। सो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो वो क्रिटिकल वाला पाथ है। और अगेन इन रिजल्ट एज वेल, मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि 3 KT से ज़्यादा अलाउड नहीं है टू प्रमोट अ स्टूडेंट इन नेक्स्ट सेम, तो वो टाइम पे अगर आपका इंटरनल का भी 1 KT हम लोग काउंट करेंगे, प्रैक्टिकल का भी काउंट करेंगे और थियरी का भी काउंट करेंगे, तो अगर इंटरनल्स में आपको 3 KT है और थियरी का एक अलग से, तो वो टाइम पे आपके 4 KT कंसिडर करके हम लोग वहाँ से ही हटा देंगे। गेटिंग, सो हम लोग इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे 1 KT। अगर सपोज आपको, अगर मैं बोलता हूँ कि कोई एक आपका जावा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिकल, थियरी और इंटरनल तीनों में KT है, सो दैट कंसिडर्ड एज 3 KTs। सो वो टाइम पे हम लोगों को रिजल्ट्स में भी ये मेंशन करना पड़ेगा कि एक ही सब्जेक्ट में आपके 3 KTs हो सकते हैं, 3 अलग अलग लेवल पे। तो वो टाइम पे भी स्टूडेंट को प्रमोट नहीं करता है एज पर द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स और रेगुलेशंस। तो ये बहुत क्रिटिकल पार्ट हो जाता है। देन TY में अगर हम लोग जा रहे हैं और FY के कोई स्टूडेंट्स के अगर KTs कोई बाकी है
बैकलॉग्स है, तो वो टाइम पे वो टीवाई में सबसे पहले तो प्रमोट नहीं होगा अगर एफवाई के सब्जेक्ट्स उसके कोई बाकी है तो। और बाई चांस अगर उसके एफवाई क्लियर है, एसवाई में कोई केटी है लेकिन एसवाई के केटीज बाकी है, कोई तो सब्जेक्ट्स बाकी है उसके, टीवाई क्लियर हो गया, तब भी आपको क्या करना है, उसको टीवाई का रिजल्ट हैंड ओवर नहीं करना है बिकॉज उसका एसवाई पेंडिंग है, तो उसके नाम पे डिग्री जनरेट नहीं होगा। सो दिस आर द मोस्ट क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो इसके ऊपर सबसे पहले आपको फोकस करना है। जब आप कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आपको भी अपने प्रोजेक्ट में सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट्स या सबसे क्रिटिकल फंक्शंस कौन से उस पर फोकस करना होता है। वही सेम चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। तो एक्टिविटीज विथ नो फ्री फ्लोट इफ डिलेड लेटर डिपेंड एक्टिविटीज आर डिलेड। सो क्या होगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि एडमिशन वाला पार्ट जो है वो अगर डिले हो गया तो एडमिशन के बेस के ऊपर आपका आगे फीस सबमिशन आएगा, जो एग्जाम वाला पार्ट आएगा या रिजल्ट जनरेशन पार्ट आएगा। तो अगर एडमिशन प्रोसेस अगर टाइम पे नहीं हो रहा है तो उसके आगे के सारे प्रोसेसेस आपके डिले हो जाएंगे। सो इसके लिए आपको क्रिटिकल पाथ जो है वो बहुत क्लियरली डिफाइन करने आना चाहिए, कौन सा पाथ कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे आपको सबसे पहले डेवलपमेंट्स चालू करने, ये भी बताने आना चाहिए। बिकॉज अगर वो नहीं किया दैट टू क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। ओके, देन वही सेम है, हाई रिस्क एक्टिविटीज़ कौन से रहेंगे, ऐसे कौन से एक्टिविटीज़ है जो जल्दी से आप कर सकते हैं वो देखेंगे। क्रिटिकल आपके कौन से रिसोर्सेज यूज़ होंगे जब आप ऐसे क्रिटिकल एक्टिविटीज़ पे काम कर रहे हैं। और ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है जो आप एग्जाम में 5 मार्क के लिए रखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। सो यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, रीनेगोशिएट द डेडलाइन। अगर सपोज कि अगर आप रेड जोन में चले गए हो जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो ऑन टाइम होने के चांसेस थोड़े कम हो गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट के साथ रीनेगोशिएट करना पड़ेगा कि सपोज अगर मैं आपको सितंबर मंथ में अभी एक प्रोजेक्ट हैंड ओवर करने वाला था, लेकिन अभी एज पर द करंट सिचुएशन दैट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज मोस्ट ऑफ मेरे जो डेवलपर्स है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पे नेटवर्क इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई दूसरे टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके घर के जो लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे, एनी XYZ रीजन्स हो सकते हैं। तो वो टाइम पे आपको रीनिगोशिएट करना पड़ेगा डेडलाइंस की। सितंबर एंड तक तो आपका प्रोजेक्ट सबमिशन जो मुझे आपको करना था, प्रोजेक्ट डिलीवर करना था, वो पॉसिबल नहीं है, तो अभी हम लोग उसको अक्टूबर या नवंबर पे स्विच करेंगे, बराबर है। देन उसके आगे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका जो क्रिटिकल पार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके प्रोजेक्ट के मॉड्यूल्स है, अगर उतना भी आपका हो गया ना तो आप प्रोजेक्ट को क्लाइंट को हैंड ओवर कर सकते हो, और जब क्लाइंट वर्क करेगा वो स्पेसिफिक पार्ट पे तो बाकी की चीज़ों पे आप वर्क कर सकते हो। जैसे अभी कॉलेज में आपको जो सॉफ्टवेयर सबमिट करना है तो कॉलेज मेनली उसको एडमिशन प्रोसेस के लिए यूज़ करने वाला है, तो उसमें आपने कोई इवेंट वाले मॉड्यूल्स, स्पोर्ट्स वाले, ये वो एक्स्ट्रा जो चीज़ें डाले थे वो तो आप कॉलेज जब एडमिशन प्रोसेस चालू कर रहा है उसके साथ में भी आप बना सकते हो ना, क्योंकि जैसे ही स्टूडेंट एडमिशन लेगा तुरंत थोड़ी कोई इवेंट्स चालू होने वाले, तुरंत थोड़ी कोई स्पोर्ट्स डे आने वाला है, तो वो टाइम पे हम लोग ये सेम काम करेंगे कि आपको अगर ऑन टाइम डिलीवर करना है, क्लाइंट अगर निगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है, डेडलाइन आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, तो वो टाइम पे जो सबसे क्रिटिकल वाले पार्ट जो है आपके प्रोजेक्ट के उसको खत्म करके क्लाइंट को सॉफ्टवेयर हैंड ओवर कर दो और बाकी की चीज़ों पे बैकएंड से काम चालू रखो। और वो क्रिटिकल चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओवर टाइम करेंगे। थोड़े कोई मेरे डेवलपर्स जो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनको मैं टेम्पररी अपने ये वाले प्रोजेक्ट पे लेके आऊँगा, जिससे क्या होगा कम टाइम में हम लोग ज़्यादा चीज़ें डेवलप कर सके, है ना, वो होगा। या फिर मैं अलग से कोई दूसरे स्टाफ को हायर कर सकता हूँ, जैसे अगर विप्रो है तो वो अपने डेवलपर्स को दूसरे कंपनीज को टेम्पररी प्रोवाइड करता है, अपने डेवलपर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। तो ऑन बिहाफ ऑफ विप्रो आई विल वर्क इन सम अदर कंपनी फॉर 2-3 मंथ्स, पेमेंट जो है वो कंपनी विप्रो को देगा और विप्रो मेरा मंथली सैलरी देगा, लेकिन मैं काम विप्रो के बिहाफ में कोई थर्ड कंपनी में एज ए डेवलपर काम कर रहा हूँ बिकॉज उसके पास अभी ह्यूमन रिसोर्स कम है और उसका प्रोजेक्ट उसको ऑन टाइम कंप्लीट करना है। सो दैट इज वन एग्जाम्पल। रिकंसिडर एक्टिविटी डिपेंडेंसीज। एक्टिविटी डिपेंडेंसीज का मतलब क्या है, आप देखो सबसे पहले ओवरलैप कितने फंक्शंस हो रहे हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे प्रोफेसर, स्टूडेंट, प्रिंसिपल एंड ऑफिस स्टाफ, ये सबके लिए 4 अलग अलग मॉड्यूल बनाना है। अब ये चारों मॉड्यूल्स में सपोज साइन अप, लॉग इन और सर्टन दूसरे XYZ एक्टिविटीज जो है वो कॉमन आ रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, तो वो टाइम पे ये चारों चीज़ों को मैं एक साथ बना दूंगा एक ही बार में।
सो दैट बार बार मुझे उसके ऊपर इंडिविजुअली वर्क ना करना पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जितने भी मॉड्यूल्स या एक्टिविटीज है उसमें कौन से ओवरलैप हो रहे हैं, सिमिलर टाइप के ही 4-5 अलग अलग मॉड्यूल्स में भी आ रहे हैं, उसको एक साथ खत्म कर दो। तो आपका 4 मॉड्यूल का 5-5% काम तो खत्म हो गया। तो बाकी का जो 95% इंडिविजुअल वर्क है उसी पे अभी आपको फोकस करना है। दैट्स अ प्रैक्टिकल वे। या फिर बहुत सिंपल रहेगा, एक्टिविटीज़ को स्प्लिट कर दो, बहुत बड़े एक्टिविटीज़ अगर है तो वहाँ पे 2 अलग अलग लोग काम करेंगे और उसके साथ आपके एक्टिविटीज़ ऑन टाइम ख़त्म होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जो भी मैंने आपको बताया ये बॉक्सेस में उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके, नाउ इज देयर एनी डाउट्स? जो भी मैं बोल रहा हूँ बताओ मुझे। सो गाइज लेट्स कंटिन्यू अगेन आफ्टर ब्रेक। सो आई होप कुछ डाउट्स नहीं है आपको। कुछ डाउट्स है तो आप मुझे ये लेक्चर में भी अभी पूछ सकते हैं, या अभी अगर आपने रिवाइज नहीं किया है नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, मैंने आपको जो बोला था कि जो दालमिया कॉलेज के लेक्चर्स मैं ऑनलाइन अपलोड कर रहा हूँ वो सेम 4th यूनिट तक आ गए। मतलब ये जो चैप्टर हम लोगों का यहाँ पे अभी डिस्कस हो रहा है वो चैप्टर मेरा उनको पढ़ा के हो गया और वो मैंने सेम यूट्यूब पे अपडेट कर दिया है। तो आप वहाँ से वो सेम अभी तक जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं या नेक्स्ट वीक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके पहले ही वो वहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। तो आप वहाँ से वो एक बार वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, तो कुछ डाउट्स रहेंगे तो वो भी देख सकते हो। एंड रहेजा कॉलेज हाँ, और रहेजा कॉलेज के जो मेरे लेक्चर्स चल रहे हैं वो अभी 2nd यूनिट ऑलमोस्ट वहाँ पे ख़त्म होके 3rd यूनिट पे हम लोग आ रहे हैं। तो अगर आपको चाहिए तो वो वाले भी आप फॉलो कर सकते हो। सो यू कैन फॉलो एनी वन, कोई एक ढंग से फॉलो करो सो दैट आपको क्लियर आइडिया मिल जाए पूरे सब्जेक्ट के बारे में कि कैसे चीज़ वर्कआउट होगा। ओके, एक्सेप्शन प्लानिंग हम लोग जैसे नॉर्मली देखते हैं प्रोग्रामिंग में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग रखते हैं। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे यहाँ पे भी हम लोग एक्सेप्शंस रखेंगे कि प्रोजेक्ट होने के टाइम पे देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। एग्जैक्ट आप देखो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, रन टाइम एरर्स हैंडल करने के लिए। कि सपोज गलती से यूज़र ने ऐसा कुछ इनपुट दिया तो आपका सॉफ्टवेयर इन बिटवीन चलते चलते बंद नहीं होना चाहिए, और डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शंस डालते हैं या ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस हम लोग रखते हैं। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या आप देखो कि सम चेंजेस कुड अफेक्ट कि यूजर साइड से सपोज सडनली अगर कोई जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें चेंजेस आ गए और कोई प्रॉब्लम्स हो गए, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, बिजनेस केस हम लोग बता रहे हैं कि सपोज अगर कॉस्ट जो है कॉस्ट इंक्रीज रिड्यूसिंग द पोटेंशियल प्रॉफिट ऑफ डिलीवर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सो कभी कभी ये आपका एक एक्सेप्शन हो सकता है। बिजनेस केस में क्या बता रहे हैं हम लोग, आपका जो इनपुट कॉस्ट है सॉफ्टवेयर का वो बढ़ते जा रहा है लेकिन उससे क्लाइंट को जो प्रॉफिट होने वाला है वो उतना नहीं है। तो अभी अगर उसको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी रेडी नहीं होगा। कॉमन सेंस है ये। तो बहुत बार सर्टन जो एक्सेप्शंस रहते हैं ना दैट माइट अफेक्ट डिलीवरी स्कोप ऑफ योर प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट का जो बजट है वो ओवर बजट भी हो सकता है। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट्स बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोग ये प्रोजेक्ट बना रहे थे तो उसमें टेक्निकल कोई प्रॉब्लम्स आए, बजट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आए, रिक्वायरमेंट्स में सडनली कोई चेंजेस आ गए क्लाइंट साइड से, है ना, ये सब देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में राइट एन एक्सेप्शन रिपोर्ट, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेनिंग कि क्या प्रॉब्लम बेसिकली आ रहा है, टेक्निकल इशू है या मैनेजमेंट के साथ इशू है, कस्टमर को अपने रिक्वायरमेंट्स में कुछ चेंजेस करने हैं, ऐसे कुछ इशू है क्या है, और उसके हिसाब से हम लोग उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उसके पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेज हो गया। सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, जो एक्सेप्शन यहाँ पे हम लोगों ने बताया, उसका कोई दूसरा ऑप्शन अल्टरनेटिव है क्या। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बजट जो है वो ओवर बर्डन हो रहा है, अब ऑनलाइन कॉलेज चलने वाले हम लोगों के, तो अभी अगर मैं जैसे कॉलेज ने अपने लिए एक सैप सॉफ्टवेयर बना के रखा है, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि अभी टेम्पररी जो ऑनलाइन कॉलेज चल रहा है उसके लिए वो लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसा या गूगल मीट जैसा कोई एक सॉफ्टवेयर अपने लिए अलग से बनाएंगे, है ना। ये पॉसिबिलिटी बहुत कम हो सकती है। सो अगर ऐसे कोई चांसेस अगर नहीं है तो वो टाइम पे हम लोग क्या देखेंगे कि अगर कॉलेज को सपोज कंपलसरी बनाना पड़ रहा है अपने लिए और ओवर बजट हो रहा है, तो फिर वो देखेंगे कि जो मार्केट में रेडीली अवेलेबल है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो अनदर ऑप्शन है।
कि जहाँ पे आप अगर डेवलपमेंट में इतना अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो डायरेक्टली ये देखो कि मार्केट में दूसरे रेडिली अवेलेबल ऑप्शंस कोई है क्या, उससे काम चला लो। देन एक्सेप्शन प्लानिंग इम्प्लीमेंट, जहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन प्लानिंग में क्या करेंगे, इसका माइक अनम्यूट हो गया। एक्सेप्शन प्लानिंग होगा, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की है उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आएगा यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज चेंज कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हम लोग सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बेसिकली फंक्शंस हम लोग अपडेट करने वाले एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर आपके पास है या जो आप बना रहे उसमें। उसके आगे हम लोगों को ये भी देखना है कि वो चेंजेस जो है वो ओवर भी नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक की अगर आप एग्जांपल लो तो वो आप अगर देखेंगे वो कुछ न्यू फंक्शंस अगर अपडेट करते हैं तो वो इतना भी अपडेट नहीं कर देंगे कि 2 महीने के बाद अगर कोई फेसबुक पे आके बैठे तो उसको समझ में नहीं आएंगे कि ये कौन से नए फंक्शंस आ गए, उसको यूज़ करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो बहुत स्मूथली सर्टन छोटे छोटे चेंजेस अप्लाई करते हैं और वो अप्लाई करने के बाद में अगेन वो 2-3 महीने कंटिन्यूस उसको रिव्यू करते रहते हैं कि क्लाइंट्स का इस पर फीडबैक कैसा है। तो चेंज कंट्रोल सबसे पहले तो फ्रीक्वेंट नहीं होने चाहिए, बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब हम लोग कोई चेंजेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका टोटल प्रोजेक्ट का 1 to 5% इन्वेस्टमेंट ही उसमें होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो चेंज कंट्रोल हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ कहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है, उसके मेन रीजंस क्या है, कितने लेवल तक के चेंजेस रिक्वायर्ड है, और वो जो चेंजेस आप अप्लाई करेंगे उसका ओवरऑल बजट कितना हो रहा है। तो अगर मेरे पास कैपिटल सपोज 1 करोड़ का है तो उसमें से 1 to 5% मतलब 1 लाख से 5 लाख के इन्वेस्टमेंट में जितने चेंजेस हो सकते हैं सिर्फ उतने ही अप्लाई करने हैं। सो ये होगा आपका पार्ट। ये होगा और उसके बाद जो भी हम लोगों ने चेंजेस बोले उसका एक रिपोजिटरी बना के रखेंगे, हाँ ये चेंजेस किए हैं उसके क्या रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, उसमें से कोई प्रॉब्लम आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब पॉइंट्स पे देखेंगे। देन चेंजेस को एडमिनिस्टर करते रहेंगे, मेंटेनेंस का काम तो ऑफकोर्स चलते ही रहेगा। ये आपका चेंज कंट्रोल है। मैंने आपको बेसिक जो टेक्निकल पॉइंट है वो बता दिया। तो चेंज कंट्रोल प्रोसेस काम कैसे करता है, सबसे पहले यूज़र्स के पास जाएंगे हम लोग और एक से ज़्यादा यूज़र्स के साथ बात करेंगे। याद रखो अगर हम लोग का कॉलेज का अगर हम लोग का सॉफ्टवेयर है, वो कॉलेज सॉफ्टवेयर में अगर हम लोगों को चेंजेस अप्लाई करने हैं तो सबसे पहले तो मैं अब आप देखो कि आप लोग एक कॉलेज ने आपको सॉफ्टवेयर दिया हुआ है जिसपे आप ऑनलाइन अपने नोट्स देख सकते हो, लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, अपने रिजल्ट्स वहाँ से देख सकते हो, फीस वहाँ से ही पे करोगे, एडमिशन का काम वहीं से चलेगा, सब काम वहाँ पे हो रहा है मोस्ट ऑफ आपके जो भी है। तो अब आप जो है वो अकेले नहीं है, वो कॉलेज में BSc IT डिपार्टमेंट है जिनके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए। बीकॉम है, BBI है, BMS है, प्लेन BSc हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब जब हम लोगों को अगर सिस्टम्स में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स के साइड से कोई तकलीफ आ रहे हैं उनको, ऐसा अगर आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के हम लोग स्पेसिफिक स्टूडेंट्स जैसे CRs होते हैं जो ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं वो सॉफ्टवेयर्स के साथ में, ऐसे हम लोग हर एक डिपार्टमेंट के 5-10 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेंगे, उनसे पूछेंगे। जैसे गूगल फॉर्म मैंने उनको दे दिया जहाँ पे मैं बताऊंगा कि भाई आपको एग्जैक्टली क्या तकलीफ हो रहा है, मैंने एक क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से वो मार्क करते जाएगा कि हाँ अगर मैं लॉग इन करता हूँ तो ये प्रॉब्लम आता है, जब ऑनलाइन हम लोग नोट्स देखते हैं तो ये प्रॉब्लम आता है, असाइनमेंट सब जगह जब अगर हम लोग चेक करते हैं या सबमिट करते हैं तो ये प्रॉब्लम आता है, समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद नीचे हम लोग उसको अलग से एक कॉलम देंगे कि उसके हिसाब से अगर कोई एक्स्ट्रा चेंजेस की ज़रूरत है तो वो आप लिख दो। तो हम लोगों ने क्या किया, बीकॉम के 5-10 स्टूडेंट्स को हम लोगों ने इंटरव्यू किया, BSc IT के 5-10 स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग जो हम लोगों के कोर्सेज है उनके 5-10 स्टूडेंट्स, बिकॉज हर एक अलग अलग अपने वे में काम कर रहे हैं वो सेम सॉफ्टवेयर पे। तो इससे अभी हम लोगों को क्या पता चला कि जो भी 7-8 डिपार्टमेंट्स के 10-10 या 5-5 स्टूडेंट्स का हम लोगों ने इंटरव्यू किया, उसमें से अभी फैच आउट करके निकालो कि मोस्ट कॉमन सबके प्रॉब्लम्स क्या है, या सबने कौन से मेन कॉमन चेंजेस डिफाइन किए।
बस वो आपके मेन चेंजेस है जो आपको अप्लाई करने हैं, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली फॉलो विथ। सो वन और मोर यूजर्स के पास हम लोग जाएंगे, क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है वो हम लोग बात करेंगे उनसे, तो ये वे में होगा। और हम लोग जाएंगे मतलब हम लोग उनको जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं ऐसे बात नहीं होता है, हम लोग उनके पास से इनपुट्स लेंगे और वो इनपुट्स के लिए हम लोग उनको एक जैसे आप देखो कि गूगल फॉर्म पे एमसीक्यू टाइप में बना के रखूंगा सो दैट स्टैंडर्ड वे में इनपुट्स आए मेरे पास। अगर मैंने एमसीक्यू टाइप अगर पैटर्न या फॉर्म नहीं बनाया इंटरव्यू फॉर्म, तो क्या होगा कि अगर मैं उसको पूछ रहा हूँ क्या चेंजेस चाहिए तो वो अपने वर्ड्स में कुछ तो लिख के देगा। अब मैं उसको इंटरप्रेट करूंगा, मेरा इंटरप्रिटेशन का वे अलग हो गया, डिजाइनर उसको इंटरप्रेट कर रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन का वे अलग हो गया, तो क्लाइंट बताने का कुछ और ट्राई कर रहा है और हम लोग कुछ और समझेंगे। तो इसके लिए स्टैंडर्ड वे में इनपुट लेना बहुत ज़रूरी रहता है। और स्टैंडर्ड वे में इनपुट लेने का मतलब है सेट ऑफ क्वेश्चंस, आप एक फॉर्मेट बनाएंगे, नीचे उसके रेडीमेड आंसर्स दो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो ये वाले चेंजेस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस देंगे तो उसको अगर जो भी लगता है वो क्वेश्चंस के वो स्पेसिफिक आंसर वो वहाँ पे टिक करेगा, और नीचे अगर एक्स्ट्रा कमेंट्स के लिए हम लोग एक लाइन छोड़ के रखेंगे, अगर उसको कुछ और पॉइंट्स कुछ और डिटेल अपने साइड से कमेंट्स ऐड करने हैं तो। देन अब जैसे मैंने बोला कि हम लोगों ने हर एक डिपार्टमेंट के 5-10 स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया। अब उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अपने बेनिफिट के हिसाब से अलग अलग टाइम पास फंक्शंस भी बोल सकते हैं, चेंजेस बोल सकते हैं, सारे तो हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि कौन सी वैलिड चेंजेस सब ने बोले, उस पर फोकस करेंगे हम लोग। जो अभी ऐड करने का वर्थ है आपके सिस्टम में, अभी आपके पास उतना स्कोप है, आपके पास उतना टाइम है या पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, उसको हम लोग डेवलपमेंट टीम को पास करेंगे कि हाँ ये वाले अभी फाइनली हम लोगों ने डिसाइडेड फंक्शंस है जिसके ऊपर आपको काम करना है। और फिर प्रैक्टिकली आपके पास कितना उसका कॉस्ट जाएगा ये सारे चेंजेस का, उस पर हम लोग देखेंगे। देन उसके आगे क्या होगा, डेवलपमेंट टीम रिपोर्ट बैक टू यूजर मैनेजमेंट ऑन कॉस्ट ऑफ चेंजेस, मतलब कितना एक्स्ट्रा आपका डेवलपमेंट कॉस्ट हो सकता है, और उतना अगर जो आपके यूजर्स है वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं, आपका क्लाइंट अगर अफोर्ड कर सकता है तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि हाँ आगे इस पर डेवलपमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और बहुत बार हम लोग एक से ज़्यादा डेवलपर्स को भी ऑथोराइज करते हैं कि वो सेम कंपोनेंट्स को आप मॉडिफाई करो, वर्क करो उस पर। आपने देखा रहेगा कि बहुत बार हम लोगों के पास एक टीम रहता है, जैसे कस्टमर केयर का टीम रहता है, वैसे बहुत बार डेवलपर एंड पे भी ऐसे मल्टीपल डेवलपर्स रहते हैं। तो जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है तो आपने जब वो प्रॉब्लम रेज किया, वो टाइम पे जो डेवलपर अवेलेबल है वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। तो इसके लिए हम लोग मोर देन वन जो डेवलपर होते हैं उनको भी ऑथोराइज करते हैं आपके जो कंपोनेंट्स है उसको मॉडिफाई करने के लिए। देन इनिशियल टेस्टिंग होगा, ये तो बहुत सिंपल है, और उसके बाद वो टेस्ट वर्जन रिलीज होंगे हम लोग के। जैसे कोई भी सिस्टम हम लोग सॉफ्टवेयर रिलीज होता है उसके पहले उसका बीटा वर्जन रिलीज होता है जिसको हम लोग बीटा टेस्ट बोलते हैं। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे जब आपने बहुत सारे चेंजेस अप्लाई किए तो उसके बाद हम लोग वो सिस्टम का भी एक बीटा वर्जन रिलीज करेंगे, और वो अगर यूजर साइड से अगर पास हो रहा है, उसमें अगर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम लोग उसका जो ऑफिशियल वर्जन है वो रिलीज होगा। बस ये हम लोग के पॉइंट्स हैं, और ये जो भी हम लोगों ने पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ा 5 मार्क के आंसर के लिए यहाँ पे आपको उसका थियोरी मिल जाएगा। ओके, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, ट्रैकिंग एंड कंट्रोलिंग चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर, बराबर है। ओवर चेंजेस भी नहीं होना चाहिए सॉफ्टवेयर में। जो अब आप देखो कि फेसबुक जो है वो चेंजेस तो अप्लाई करता है, लेकिन अभी फेसबुक वर्ल्ड वाइड हर जगह पे चलता है। तो कहीं कहीं पे आप देखो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है, कहीं कहीं पे सेकेंड वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी है, मतलब एकदम डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज आपको 5G लेवल पे वो ऑलमोस्ट अभी काम करते हुए मिलेंगे। डेवलप कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, US, UK, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। देन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, जहाँ पे आपको 4G पे आप अभी ज़्यादा फोकस मिलेगा, 5G पे हम लोग शिफ्ट करने का सोच रहे हैं। एंड अंडर डेवलप कंट्रीज जहाँ पे 3G आपको मुश्किल से मिलेगा, 2G मर के चल रहा है। तो इन सच सिनारियोज आप अगर सर्टन ऐसे एडवांस फंक्शंस जैसे माइक्रोसॉफ्ट लाइव या और सर्टन फंक्शंस ऐसे कुछ ऐड करेंगे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में काम में ही नहीं आएंगे, तो आपको बहुत स्पेसिफिकली देखना है कि आप जो फंक्शंस ऐड या अपडेट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे वो कहाँ पे रिलीज होने वाला है, और वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल लेवल क्या है, वहाँ के लोगों के पास क्या लेवल का टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो आप जो फंक्शंस अपडेट करेंगे वो यूज़ करने के लिए उनके पास 5G या 4G फास्ट इंटरनेट सर्विस अवेलेबल है,
उनके साथ उनके पास क्या मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है उनके पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल है, या वो बहुत गरीब कंट्री है जहाँ पे किसी के पास वो स्मार्टफोन्स टच स्क्रीन फ़ोन्स ही अवेलेबल नहीं है, तो आप जो फंक्शंस ऐड करेंगे उसको यूज़ करने के चांसेस ही बहुत कम हो गए, तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो पानी में गया। तो आपको ये भी देखना होता है और उसके हिसाब से हम लोग चेक करते हैं कि आपको कितने चेंजेस अप्लाई करने पड़ेंगे और वो चेंजेस आप कहाँ पे रिलीज करेंगे मेनली। तो अगर मैं अफ्रीकन कंट्रीज में जहाँ पे अगर 4G है ही नहीं फिलहाल के लिए, बहुत सारे कंट्रीज में 3G पे वो लोग काम चला रहे, तो वहाँ पे मैं जाके फिर अभी के लिए ये नहीं बोल सकता कि आपको सर्टन ऐसे मैं फंक्शंस दूंगा जहाँ पे आपको 4G सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे मैं वो फंक्शंस या वहाँ पे वो चेंजेस मैं अप्लाई नहीं करूँगा। तो अप्लाई कहाँ पे करेंगे हम लोग? इंडिया में, यूएस में, चाइना में, या सर्टन अदर कंट्रीज जहाँ पे ये लेवल के टूल्स टेक्नोलॉजीज उनके जो सिटीजन्स हैं उनके पास अवेलेबल है। डेवलपमेंट मेंटेनेंस ये तो सेम ही है, कंटिन्यूअल ये चेंजेस तो चलते ही जाते हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद, जो ज़रूरी भी होता है, बराबर है। एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट जब तक डिप्लॉय नहीं होता तब तक आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते जाते हैं। ओके, वाई टू यूज़ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट? बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि आपने देखा कि आप सॉफ्टवेयर कहाँ पे यूज़ करने वाले हो, ये आपने देखा, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि जो लोग उनको यूज़ करने वाले हैं उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितने हैं, उनके पास उतने इनफ स्मार्टफोन्स या कंप्यूटर्स, बेसिक कंप्यूटर्स है जिस पे वो काम कर सके। दूसरी बात, अगर है तो कितने लोग एक साथ वर्क करने वाले। सम बहुत बार ऐसे भी होता है, जैसे आप देखो कि हम लोगों का 10th 12th या TY का जब रिजल्ट निकलता है तो एक साथ इतने सारे लोग अप्रोच करते हो रिजल्ट चेक करने के लिए कि वो साइट जो है वो डाउन चले जाता है, या बहुत कम लोगों को अपना रिजल्ट वो ऑन टाइम विजिबल होता है, अदरवाइज बाकी लोगों को तो फिर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा वेट ही करना पड़ता है जब तक वो उसका ट्रैफिक कम ना हो। तो एग्जैक्टली सिमिलर वे बहुत बार प्रॉब्लम क्या आता है कि आपने सिस्टम बनाया लेकिन वो सिस्टम आपने इतना लोड ले सके, एक साथ 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग अगर सेम डेटा को एक साथ एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, तो उतना लोड आपका सिस्टम हैंडल कर पाए उतना हम लोगों ने उसको कैपेबल नहीं बनाया, तो दैट टू क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हम लोग ये पॉइंट पे भी फोकस करेंगे कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसके ऊपर बर्डन कितना आने वाला है, कितने लोग एक साथ उसको यूज़ करेंगे, बराबर है। देन सिस्टम चेंज, अंडरगोइंग चेंजेस को कितने होने वाले हैं, उसके लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना हो रहा है। वेरिएंस, हैंडलिंग वेरिएंस, जो भी चेंजेस हो रहा है उसके अगेंस्ट यूजर्स के रिव्यू क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, बराबर है, ये आएगा। प्रोजेक्ट स्टेटस क्या जा रहा है, देन अनऑथोराइज एक्सेस को आप अटका दो, ये तो बेसिक से पॉइंट्स है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल में दो मेन पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करते हैं, रिजर्व एंड रीस्टोर। एज यू कैन सी हम लोग बहुत बार अगर चेंजेस हुए लेकिन वो चेंजेस अगर बहुत ज़्यादा काम के नहीं है तो रिस्टोर टू द प्रीवियस वर्जन। आप देखो कि बहुत बार आप फेसबुक पे, अगर फेसबुक, गूगल, जीमेल पे भी अगर आप चेंजेस देखते हैं ना तो वो क्या बताते हैं आपको कि आपके पास नए अपडेटेड वर्जन्स जीमेल के अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको उससे कंफर्टेबल नहीं हो तो यू कैन अगेन गो बैक टू दी ओल्डर वर्जन, जब तक आप न्यू फंक्शंस के साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाते। तो वो जब अपना नए चेंजेस वाले बीटा वर्जन रिलीज करते हैं ना, वो टाइम पे वो फिर ये काम करते हैं। तो वो आपका सेम चीज़ यहाँ पे हो सकता है। तो हम लोग जो ओल्डर वर्जन पे वापस स्विच हो सकते हैं ना, वो ये वाला पार्ट है। जैसे अगर फेसबुक भी अगर कहीं पे कुछ चेंजेस करते हैं अपने प्रोफाइल में या उसमें बड़े चेंजेस, तो वो आपको बताता है कि अगर आप ये नए चेंजेस से कंफर्टेबल नहीं हो तो यू कैन अगेन रिवर्ट बैक टू दी ओल्डर वन। सो हियर वी आर डन विद चैप्टर 9 ऑफ यूनिट 4। सो आपका आधा यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया। एज यू कैन सी इन एज पर आर सिलेबस, इन यूनिट 4 वी हैव टोटल 3 चैप्टर्स, जिसमें से मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट वाला जो चैप्टर है वो बहुत छोटा सा है, थोड़े से बेसिक डिटेल्स ये है यहाँ पे, इसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं है। और मैनेजिंग पीपल जो है ये भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, जहाँ पे हम लोग सिर्फ मोटिवेट करो लोगों को, ज़्यादा स्टाफ जो रहेगा एनकरेज करो, फेलियर्स होते हैं तो उसमें ज़्यादा उनको परेशान मत करो, ये सर्टन बेसिक पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट्स नहीं है ये दोनों चैप्टर्स में, बहुत बेसिक से पॉइंट्स है जिसको हम लोग एक बार पढ़ के याद रख सकते हैं, ऐसे सिंपल है। तो हम लोग जो चैप्टर 10 है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10।
Okay, before we start with chapter 10, let me know if you have any doubt with respect to chapter 9. ठीक है, सो वी विल बी स्टार्टिंग विथ चैप्टर 10. आपका जो सिलेबस है वो सेम सिलेबस के पॉइंट्स आप यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे ये जो बोल्ड में टाइटल्स दिए हुए हैं उसके साथ आप मैच कर सकते हैं. वो आपको सिलेबस टू सिलेबस सेम चीज़ें मिलेंगे. कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब दो पार्टीज के बीच में जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बात करते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा. एज वी ऑल नो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट. दो पार्टीज सम स्पेसिफिक टर्म्स पे जब अग्री करते हैं तो एक अग्रीमेंट या एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जो दोनों को फॉलो करना पड़ता है. और कोई भी पार्टी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के अग्रीमेंट्स के टर्म्स कंडीशन ब्रेक करते हैं तो उनके ऊपर सर्टेन पेनल्टीज लगेगा. और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के मेन पॉइंट्स ये रहते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट्स डिफाइन किए रहेंगे कि ये चीज़ों के लिए मैं आपको इतना पे कर रहा हूँ. सो दैट इज अ सिंपल वे. अब कॉन्ट्रैक्ट्स जो बनते हैं वो दो टाइप के बनेंगे. एक डायरेक्टली क्लाइंट और डेवलपर के बीच में बनेगा. तो अगर मैं इनफ टेक्निकल हूँ लेकिन मुझे डेवलपमेंट नहीं आता है, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे क्या सॉफ्टवेयर डेवलप करके रिक्वायर्ड है, ठीक है. सो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे बेसिकली कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे डायरेक्टली, जो कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट और डेवलपर टीम के बीच में होगा. बराबर है. जहाँ पे मैं क्लाइंट से बोलूँगा कि चलो आपको मैं ये वाला सॉफ्टवेयर बना के दे रहा हूँ. सॉरी, जो कस्टमर जो है वो अपने रिक्वायरमेंट्स देगा और वो रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर जो डेवलपर्स है वो उनके पास से टेक्निकली रिक्वायरमेंट्स लेंगे और उनको बना के देंगे. दूसरा कैटेगरी ये आता है जहाँ पे क्लाइंट्स जो है वो टेक्निकल नहीं है ज़्यादा, उनको इनफ नॉलेज नहीं है कि उनके कंपनी या उनके प्रोसेस के हिसाब से कौन सा एक बेस्ट सूटेबल सॉफ्टवेयर हो सकता है उनके करंट प्रोसेस के लिए. तो वो टाइम पे जो क्लाइंट्स है वो क्या करेंगे, वो एक थर्ड पार्टी को हायर करेंगे. जो थर्ड पार्टी का काम क्या रहेगा, ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स कंसल्ट विथ डेवलपर टीम. ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट दिस थर्ड पार्टी इज गोइंग टू डील विथ डेवलपर्स. और वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स जो सॉफ्टवेयर क्लाइंट के हिसाब से बेटर है वो डेवलपर के पास से बना के लो, या उनको वो स्पेसिफिक वे में रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करो और वो रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिक ही डेवलपर्स काम कर रहे हैं कि नहीं उसको मॉनिटर करते रहो. गेटिंग. सो जब क्लाइंट्स टेक्निकल नहीं रहते, उनको नहीं पता चलता है कैसी चीज़ों को मॉनिटर करना है, और डेवलपर्स आपको अगर कोई सॉफ्टवेयर दे रहे हैं वो आपको लिए सूटेबल सेफ है कि नहीं, अप टू द मार्क है कि नहीं, क्वालिटी वाइज भी आपको अगर नहीं पता है तो वो टाइम पे हम लोग डायरेक्टली एक थर्ड पार्टी को हायर करेंगे जो आपके बिहाफ में डेवलपर से डील करेंगे. ये दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कस्टमाइज ऑफ द शेल्फ, आपका कोर सिस्टम जो आप बनाएंगे कस्टमाइज करेंगे, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर लेंगे, उसका आपको देखना है कि पर्टिकुलरली आपके पास कितना आपके पास बजट है, क्या रिक्वायरमेंट्स है आपके पास, और उसके हिसाब से आपका सिस्टम कैसे रिएक्ट कर रहा है, और आपको जो सिस्टम्स बोले हैं वैसे एक्चुअल में रिक्वायर्ड है नहीं है वो सब देखेंगे. सो एक तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे आपके पास, टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे कि इतने टाइम के लिए मैंने अगर आपको ये मटेरियल प्रोवाइड किया है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो तो इतना आपका पैसा होगा. और अदरवाइज मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपका सिस्टम में हर एक बार आप जितने नए यूनिट्स बनाओगे पर यूनिट मैं आपके पास से 50,000 लूँगा. तो ये टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के लिए एडवांटेज है. मैंने एक ही बार में डेवलपर से डील कर लिया है, 10 लाख में मुझे वो पूरा प्रोजेक्ट बना के देंगे. तो अब कोरोना आ गया, काम बंद हो गया, डेवलपर्स नहीं आ रहे, रिसोर्सेज कम है, ये जो भी है वो डेवलपर का लुकआउट है, कस्टमर का लुकआउट नहीं है, क्योंकि कस्टमर ने एक ही बार में एक फिक्स्ड अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके साथ. तो कस्टमर को एक्सपेंडिचर पता है, उससे ज़्यादा कस्टमर अभी पे करने वाला नहीं है. तो सप्लायर मोटिवेटेड टू कॉस्ट इफेक्टिव वे. तो अब मतलब यहाँ पे अभी क्या होगा, सप्लायर्स जो है वो ट्राई करेंगे मिनिमम टाइम में वो प्रोजेक्ट खत्म कर सके सो दैट उनका प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा बढ़ सके. लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है, सप्लायर विल इंक्रीज प्राइस टू मीट कंटिजेंसी. तो बहुत बार अगर कुछ डिफिकल्टीज कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो टाइम पे प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं. और कभी कभी आधे में अगर डेवलपर्स बोलते हैं, जो सप्लायर है वो बोलता है कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा, जैसे एज आई सेड कि लॉकडाउन हो गया, हम लोग के बहुत सारे डेवलपर्स नहीं है, एंड अभी मार्केट में सिचुएशन चेंज हो गया, सो वी कांट वर्क ऑन द सेम टर्म्स कंडीशन.
या फिर बहुत बार ये हो सकता है कि क्लाइंट साइड से अगर कोई रिक्वायरमेंट्स मॉडिफाई हो गए, चेंजेस हो गए, तो उतने ही कॉस्ट में वो जो चेंज रिक्वायरमेंट वाला सॉफ्टवेयर आपको बना के दे, ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बहुत बार सप्लायर के लिए। कॉस्ट ऑफ चेंजेस हायर हो जाएंगे, क्योंकि आप अगर ज़्यादा बड़े रिक्वायरमेंट्स देंगे तो डायरेक्टली आपका जो फिक्स प्राइस अग्रीमेंट है वो चेंज हो जाएगा, उसमें वापस 30-40% आपका जो ओरिजिनल बजट है उसमें से और बढ़ जाएंगे। और बहुत बार क्या होता है कि अभी सप्लायर जो है वो ऑन टाइम चीज़ें ख़त्म नहीं कर पा रहा है, और फिक्स प्राइस लिया हुआ है, आप उसको एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी नहीं है, तो वो बहुत बार क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ तो एक रेडी सॉफ्टवेयर चलने लायक आपको बना के दे देगा, लेकिन जब आप उसको यूज़ करेंगे तब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि उसमें बहुत ज़्यादा बग्स या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। नेक्स्ट इज टाइम एंड मटेरियल टाइप का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें एडवांटेज क्या रहेंगे? टाइम एंड मटेरियल, आप टाइम टू टाइम उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें अपडेट कर सकते हैं, तो ईजी टू चेंज रिक्वायरमेंट्स, बराबर है। यहाँ पे जब भी ज़रूरत है तब थोड़ा थोड़ा चेंजेस आप कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट क्वालिटी भी मेंटेन होगा, और जो प्राइस या एक्स्ट्रा जो आपके पास इन्वेस्टमेंट का प्रेशर है वो भी नहीं आएगा, क्योंकि जब आपके पास पैसे है, जब आपको लगता है कि हाँ अब कुछ चेंजेस अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप कर रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या होगा? कस्टमर लाइबिलिटी, कस्टमर अब्जॉर्ब्स ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद पुअरली डिफाइंड एंड और चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। सो बहुत बार क्या होगा कि आप बहुत धीरे धीरे अगर चेंजेस कर रहे हैं, जैसे आप समझो कि अगर व्हाट्सएप है, अब व्हाट्सएप के कंपैरिजन में मार्केट में और बहुत सारे चैटिंग एप्लीकेशंस है, तो व्हाट्सएप अगर बहुत धीरे धीरे अगर काम करेगा ना, तो उसके ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हैं जो मार्केट में उसका मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेंगे, तो आपका मार्केट में डिमांड जो है वो गिर जाएगा। तो यहाँ पे टाइम एंड मटेरियल में हम लोग धीरे धीरे आराम से कर सकते हैं, अपने पे ज़्यादा प्रेशर तो नहीं आएगा, लेकिन कंपटीशन में रहने के लिए हम लोग ज़्यादा धीरे भी नहीं कर सकते, अदरवाइज जैसे विथ करंट चेंजिंग ट्रेंड्स कस्टमर्स जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगा, मार्केट शेयर आपके हाथ से निकल जाएगा। और उसके साथ में अगर आप देखेंगे लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर सप्लायर टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं आपको थोड़ा सा कुछ दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आपने कम टाइम में बना के दिया तो मैं आपको कुछ ज़्यादा इंसेंटिव्स या ऐसा कुछ देंगे, नहीं, मेरे पास इनफ टाइम है, इतने टाइम में आपको ये बना के देना है, तो प्रेशर भी नहीं रहता है और कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी नहीं मिलते हैं, ये सब भी प्रॉब्लम होता है बहुत बार। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट पर डिलीवरी, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों ने फंक्शन पॉइंट्स डिफाइन किए। फंक्शन पॉइंट्स मतलब पहला यूनिट हम लोग बनाएंगे जिसमें 10 फंक्शंस डाल रहे हैं, दूसरा यूनिट बनाएंगे जिसमें और 10 फंक्शंस डाल रहे हैं, तो हर एक यूनिट के ऊपर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको $2000 पे करना है, $1000 पे करना है सपोज, या $500 पे करना है। सो दिस इज फिक्स प्राइस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एस्टिमेटेड सिस्टम्स क्या बता रहे हैं हम लोग, एस्टिमेटेड सिस्टम साइज कितने हैं, 2600 फंक्शंस हम लोग डाल रहे हैं, बराबर है, 2600 फंक्शन पॉइंट्स है, मतलब इतने फंक्शंस हम लोग ऐड करने वाले हैं। अब इसमें प्राइस क्या हम लोगों ने बताया, जो बहुत डिफिकल्ट टाइप के फंक्शंस जो है उसके लिए हम लोग का अलग कॉस्टिंग है, उससे थोड़े सिंपल वाले फंक्शंस के लिए अलग कॉस्टिंग है, उससे सिंपल वालों के लिए अलग कॉस्टिंग है, उसके सिंपल वालों के लिए अलग कॉस्टिंग है। और अगर आपने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए तो उसके लिए हम लोगों ने अलग से बजट डिफाइन किया है कि अगर आपके साइड से कोई एक्स्ट्रा अगर चेंजेस आएंगे तो वो टाइम पे कितने आपके फंक्शंस बढ़ सकते हैं, और उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉस्टिंग डिफाइन करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वही दिया हुआ है। और बाय द वे ये फंक्शन पॉइंट वाला जो पॉइंट है वो हम लोग यूनिट 3 में पढ़ते हैं, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन पॉइंट्स हम लोग पढ़ते हैं। सो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर जो है इसमें जाके आप देख लेना, आप वहाँ से पढ़ लेना उसको, तो आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन पॉइंट्स पता चलेंगे कि कौन से कैटेगरी वाइज हम लोग वो फंक्शन पॉइंट्स को सिंपल, कॉम्प्लेक्स या मीडियम लेवल के कैटेगरी में डालते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग अप्रॉक्स एस्टिमेट निकालते हैं। प्रोजेक्ट एस्टिमेशन वाला जो है ना, कोकोमो मॉडल और वो सब, वो वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा सेम फंक्शन पॉइंट्स वाला टॉपिक। एडवांटेज क्या रहेंगे, कस्टमर अंडरस्टैंड्स हाउ प्राइस इज कैलकुलेटेड, कंपैरेटिवली बिटवीन डिफरेंट प्राइसिंग शेड्यूल भी पता चलेगा, फंक्शनलिटीज जैसे जैसे नए आते जाएंगे उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर सकता है कि और कितना इन्वेस्टमेंट होगा। सप्लायर इंसेंटिव्स जो है वो भी उसको मिलते रहेंगे जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे इसमें। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, डिफिकल्टी विद सॉफ्टवेयर साइज मेजरमेंट, कभी कभी आपका सॉफ्टवेयर जो है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है, क्योंकि आप धीरे धीरे उसमें ऐड करते जा रहे हो चीज़ें। और बहुत बार क्या होता है कि आपका सिस्टम इतना बड़ा हो जाता है, या आप जो सिस्टम एग्जिस्टिंग बनाया हुआ है वो नए टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा अडॉप्ट नहीं कर पाता है, तो अगर आप उसमें और चेंजेस अगर करते जाएंगे तो कभी कभी वो ओवरबर्डन हो जाएगा,
नए चेंजेस इजीली ऐड नहीं हो पाएंगे, और अगर आप ज़बरदस्ती ऐड करने की ट्राई करेंगे तो एग्जिस्टिंग जो मॉड्यूल्स आपके काम कर रहे हैं उसमें कभी कभी एरर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब वो फिर थोड़ा अलग वे में बिहेव करना चालू कर देगा, उसमें सर्टन कोई प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, देन अभी आपको अगर एक सॉफ्टवेयर बनाना ही है या आपने फिक्स किया है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, टेंडर डिमांड करेंगे। आपने देखा ही रहेगा बिजनेस में टेंडर्स डिमांड होते हैं। तो आप देखो कि आप NMIMS को भी जब अपने कॉलेज के लिए सैप सॉफ्टवेयर बनाना था तो उन्होंने भी न्यूज़पेपर में ऐड दिया था टेंडर के लिए। तो जो जो कंपनीज थे उन्होंने उसके टेंडर भरे और उसमें से जो बेस्ट डील लगा वो NMIMS ने सिलेक्ट करके काम किया उस पर। तो ओपन टेंडर जहाँ पे एनी सप्लायर बिड करेगा कि इनविटेशन लेटर आएगा, इनविटेशन टू टेंडर, जहाँ पे वो बताएगा कि ओके मैं आपको ये सिमिलर टाइप का सॉफ्टवेयर आपके इंस्टीट्यूशन के लिए विद सच फंक्शनलिटीज़ ये प्राइस में बना के दे सकता हूँ। और उसके बाद और सारे टेंडर्स को इवेल्युएट करेंगे और उसमें से जो बेस्ट प्राइस लगेगा उसको हम लोग प्रोवाइड करेंगे। रिस्ट्रिक्ट टेंडरिंग प्रोसेस, बिड ओनली फॉर दोज स्पेसिफिकली इन्वाइटेड। मतलब अब मुझे पता है कि हम लोग जो सैप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो बहुत बड़ा है, तो हम लोग कोई भी फ्रेश कंपनीज को भी इतना बड़ा सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में जो बेस्ट नोन थोड़े बहुत कंपनीज है जो सैप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, ऐसे कंपनीज को ही सिर्फ हम लोग एक इनविटेशन भेजेंगे कि हम लोगों को भी एक सैप सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है एंड दिस आर आर रिक्वायरमेंट्स, प्लीज सेंड अ टेंडर बिफोर दिस डेट। तो ऐसे मार्केट के जो भी बेस्ट कंपनीज है उन्होंने अपना टेंडर भेजा और उसके हिसाब से फिर हम लोग निगोशिएट कर सकते हैं उनके साथ, जो बेस्ट आपको लगेगा उसके साथ। सो ये आपका प्रोसीजर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेम है जैसे SDLC में होता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा, देन प्लान इवेल्युएट करेंगे हम लोग, देन टेंडर के लिए इन्विटेशन भेजेंगे और उसमें से कौन सा बेस्ट टेंडर है उसके हिसाब से हम लोग एक प्रपोजल प्रिपेयर करेंगे। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, जैसे आप सिनॉप्सिस बनाते हैं, अपना प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा आपका प्रोजेक्ट का, डिस्क्रिप्शन होगा एग्जिस्टिंग सिस्टम का, है ना, कि एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है, जैसे अगर आप सपोज कॉलेज के लिए बना रहे तो कॉलेज करंटली क्या सिस्टम यूज कर रहा है और उसमें अभी आप क्या ऐड करने वाले, फ्यूचर स्ट्रेटेजी या प्लान्स क्या है, और उसके लिए आपके मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या आप फीचर्स वहां पे ऐड करेंगे, डेडलाइन क्या आप प्रोवाइड कर रहे हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कोई बीडर्स के लिए रिक्वायर्ड है। तो ये तो बहुत सिंपल है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में। देन रिक्वायरमेंट्स में अगेन हम लोग यहाँ पे बताएंगे फंक्शंस कौन से ऐड करेंगे, नेसेसरी इनपुट्स आउटपुट्स हम लोगों को क्या मिलेंगे उसके बेस के ऊपर, स्टैंडर्ड कौन से हम लोग मेंटेन करेंगे मार्केट के में बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स है उनके हिसाब से, उनके कंपैरिजन में। बाकी एप्लीकेशंस जो अगर आप देखेंगे तो आपके सॉफ्टवेयर के साथ कितने कॉम्पिटिबल रहेंगे। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग गूगल मीट यूज़ कर रहे हैं, सॉरी गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ में हम लोग सपोज फेसबुक या यूट्यूब से कनेक्ट हो रहे हैं, तो इनके साथ में हम लोगों का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो कितना कंपेरेटिवली काम करेगा, गूगल मैप्स के साथ कितना कंपेरेटिवली काम करेगा। हम लोग के सर्टन इवेंट्स के लिए दूसरे हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ में आपका सिस्टम कितना प्रॉपर काम कर सकता है, प्लस उसके साथ में उसका रिस्पॉन्स टाइम कैसा अच्छा है या बुरा है, क्या है, वो हम लोग मेंशन करेंगे। सो क्वालिटी अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वालिटी के लिए मैंने लास्ट जो हम लोग का फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था क्वालिटी कैन बी डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू 2 फैक्टर्स, टाइम बिटवीन फेलियर एंड टाइम टू रिकवर। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वेरी फर्स्ट लेक्चर में, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। और वो टाइम बिटवीन फेलियर एंड टाइम टू रिकवर जो है वहाँ पे ही हम लोग आगे वापस ये भी पॉइंट ऐड करते हैं कि ये 2 चीज़ अगर आपने मेंटेन किया तो आपका सॉफ्टवेयर का रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और उसके साथ आप क्या क्या नए चीज़ें इवॉल्व करते जा रहे हैं, बराबर है, उसमें और क्या चाहिए, आप क्या इवॉल्व कर रहे हैं। तो हाउ प्रपोजल्स टू बी इवेल्युएटेड, मतलब कैसे आप इवेल्युएट करेंगे, उसको चेक करेंगे, बराबर है, उसमें और क्या चेंजेस की ज़रूरत है, प्रॉपर है नहीं है, ये देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो प्रपोजल को देखो, इंटरव्यूज़ लो बाकी लोगों के, उनके क्या सजेशंस है, और देन सर्टन डेमोन्स्ट्रेशन मांगो कि हाँ आप क्या बता रहे हो, हम लोगों को एक एग्जाम्पल बताओ। साइट विजिट्स होंगे कि हाँ उनके जो कंप्यूटर लैब्स या उनके जो सिस्टम्स है, उनका जो ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो करंट आपका जो प्लान है उसके हिसाब से सूटेबल है कि नहीं। मतलब आपको एक बहुत सैप के साइज़ का एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, लेकिन वो सैप सॉफ्टवेयर पूरा हैंडल करने के लिए आपके पास कॉलेज में एक अच्छा सा सर्वर रूम होना चाहिए, आपके ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वहाँ पे जो कंप्यूटर्स है, देन इंटरनेट कनेक्शन है वो उतना स्मूथ होना चाहिए, प्लस आपके पास एम्प्लॉय ऐसे होने चाहिए जो ये स्वैप सॉफ्टवेयर को इजीली समझ सके और उसके ऊपर वर्क कर सके। तो प्रैक्टिकल टेस्ट इसी के बेस के ऊपर होगा, बराबर है, ये होगा। नीड टू असेस वैल्यू ऑफ द मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी सैप सॉफ्टवेयर आपने 5 करोड़ का लिया है, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है? हम लोगों ने प्रीवियस यूनिट्स में, एसपीएम के प्रीवियस यूनिट्स में आपने पढ़ा रहेगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं 5 करोड़ अगर बैंक में रखता हूँ, वो बैंक मुझे सपोज 8% रिटर्न देता है मंथ ईयरली बेस पे। तो अगर मैं 5 करोड़ इन्वेस्ट करके मुझे अगर बैंक से बेटर रिटर्न यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो मेरा पैसा वेस्ट है। मेरा वैल्यू का जो एक्चुअल जो रिटर्न आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। तो इतना मगजमारी करके मेरा मतलब ही नहीं बनता ना। मैं सिंपली उसको कहीं पे इन्वेस्ट करके अगर मैं 5-10% आराम से कमा सकता हूँ, तो उससे अगर ज़्यादा बेनिफिट मुझे नहीं हो रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर में इतना इन्वेस्ट करना वर्थ वाइल ही नहीं है। तो यहाँ पे वही आपको दिया है एग्जाम्पल, आप देखना, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है यहाँ पे। इन्विटेशन टू टेंडर, सबको पता है हम लोगों ने क्या किया, बिडर्स को बुलाया, उनको बोला है कि अच्छे से आप अपने हिसाब से ऑफर्स दो, उसमें से जो बेस्ट ऑफर लगेगा उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट चलेगा और क्लाइंट उसके साथ बाकी के जो आगे के इन्फॉर्मेशन है वो बताएगा। प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट टेक्निकल सोल्यूशंस टू द सेम प्रॉब्लम, मतलब आपको हम लोगों ने अपने रिक्वायरमेंट्स बताया, तो आप अभी अपने हिसाब से बताओ कि बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन करंट मार्केटिंग ट्रेंड्स के हिसाब से कौन सा हो सकता है। और उसके साथ में हम लोग वहाँ पे बहुत बार आईएसओ सर्टिफिकेशन भी डिमांड करते हैं। जैसे अगर मैं सैप सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ, 5 करोड़ का 10 करोड़ का सॉफ्टवेयर है मेरा, तो वो टाइम पे आपने मुझे एक सॉफ्टवेयर दे दिया तो मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं करूंगा। उसके साथ आईएसओ सर्टिफिकेशन अगर मुझे मिल रहा है, जैसे फिजिकल प्रोडक्ट के साथ आईएसआई मार्क रहता है, तो सॉफ्टवेयर के साथ वैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन रहता है। तो अलग अलग कैटेगरी के आपके जो सॉफ्टवेयर रहते हैं उसके साथ आईएसओ के अलग अलग स्टैंडर्ड वाला सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो सर्टिफिकेट अगर आप मुझे सॉफ्टवेयर के साथ दे रहे हो, तो आई कैन ट्रस्ट ऑन दैट सर्टिफिकेट एंड इट मीन्स इन टर्न आई कैन ट्रस्ट ऑन दैट सॉफ्टवेयर। ये पॉइंट्स हैं हम लोगों के। एमओए, मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट क्या होगा? कस्टमर, अब एमओए हम लोग को पता है कि हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर और जो आपका डेवलपर है वो दोनों के बीच में एमओए होगा। सो कस्टमर आस्क फॉर टेक्निकल प्रपोजल्स, क्या है टेक्निकल प्रपोजल्स एग्जामिन करेंगे, डिस्कस करेंगे, अग्रीड कोई टर्म्स कंडीशन पे होंगे। देन टेंडर आएगा, टेंडर में अभी अगर कोई प्राइजेस में चेंजेस किया, जजमेंट की ज़रूरत है, वो देखेंगे हम लोग, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेंगे। एक बड़ा हम लोग का जो मैनेजमेंट टीम होगा, वो मैनेजमेंट टीम लेवल पे इस पर डिस्कशन चलेगा। देन बाकी के वही सेम चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट, अगेन बहुत सिंपल सा डेफिनेशन दिया है, प्रोजेक्ट मैनेजर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी अ लीगल एक्सपर्ट, बराबर है। तो वो टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट जब अगर हम लोग साइन करेंगे तो उसके लिए एक लॉयर कंपलसरी होता ही है। बिकॉज अगर 5 करोड़ का हम लोग का प्रोजेक्ट है, अगर उसमें कुछ भी अगर रॉन्ग गया तो आपके पास एक टेक्निकल अग्रीमेंट होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स हम लोग मेंशन करेंगे वो अग्रीमेंट में, पॉइंट टू पॉइंट जो भी रिक्वायरमेंट्स है सारे। और बहुत बार अग्रीमेंट्स जो है आपके वो 200-500 पेज के भी अग्रीमेंट्स बनते हैं, बिकॉज उसमें हर एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल भी हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है मॉड्यूल्स के साथ में। उस एक्सपेक्टेशंस क्या है वो हम लोग वहाँ पे डालेंगे। ओके, देन कॉन्ट्रैक्ट का चेकलिस्ट होगा, मतलब हम लोग वहाँ पे एक चेकलिस्ट टाइप बनाएंगे जिसमें ओके ये वाला मॉड्यूल, ये उसके अंदर 50 फंक्शन, ये 50 फंक्शंस आ गए क्या, वो देखेंगे। सेकेंड मॉड्यूल उसके अंदर और 60 फंक्शंस वो आ गए क्या, वो देखेंगे। सो डेफिनेशन, व्हाट वर्ड्स प्रिसाइजली, सप्लायर, यूजर, एप्लीकेशन। फॉर्म अग्रीमेंट्स रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल इज दिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और लीज। मतलब आप देखो कि हम लोग कस्टमाइज एक सॉफ्टवेयर क्लाइंट को बना के हैंड ओवर कर रहे हैं जो लाइफ टाइम उसी के पास रहेगा, या फिर हम लोग MS टीम टाइप का कोई एक सॉफ्टवेयर के लिए अग्रीमेंट कर रहे हैं जो आपके पास टेम्पररी रहेगा जब तक आपने उसका रेंट पे किया, अभी 2 महीना 6 महीने का। जैसे ही वो आपका मेंबरशिप एक्सपायर होगा, आप अगर रिन्यू नहीं करते तो उसका जो भी आपके पास से राइट्स है वो वापस ले लेगा MS टीम, कॉमन बात है। गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड क्या है वो, टाइम टेबल फॉर एक्टिविटीज़ कौन से रहेंगे, पेमेंट्स आप कैसे करेंगे वो बताया। ओनरशिप ऑफ सॉफ्टवेयर आपके पास रहेगा या फिर डेवलपर के पास ही रहेगा। सो देखो गूगल मीट जो है या माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है, इसका ओनरशिप आपके पास नहीं है, आपने सिर्फ उसको टेम्पररी रेंट पे लिया हुआ है, लीज किया हुआ है आपने। तो जब तक आप इसको पे कर रहे हो तब तक आपके पास टेम्पररी राइट्स रहेंगे, इसके ओनरशिप तो हमेशा माइक्रोसॉफ्ट के पास ही है। कैन क्लाइंट सेल दिस सॉफ्टवेयर टू अदर सच क्लाइंट्स, ये भी हम लोग को यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना रहता है। और जो सप्लायर है या जो डेवलपर है वो एल्गोरिदम अपना डिस्क्लोज करेगा कि नहीं हम लोग के साथ, ये भी मेंशन करना रहता है। बिकॉज बहुत बार सप्लायर्स जो है वो आपको सॉफ्टवेयर तो दे देता है लेकिन मेन जो कोडिंग है वो आपको वो कभी प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे आप देखो कि माइक्रोसॉफ्ट टीम है या गूगल मीट है, तो उन्होंने जो कोड बनाया है इसको डेवलप करने के लिए वो आपको नहीं दिए, उन्होंने खाली सॉफ्टवेयर दिए आपको। तो सप्लायर कैन सेल सॉफ्टवेयर, कुड स्पेसिफाई कस्टमर्स हैज एक्सक्लूसिव यूज ओवर इट। तो ये भी बता सकते हैं कि वो स्पेसिफिक कस्टमर ही सिर्फ उसको एक्सक्लूसिवली यूज करेगा कि ये सिमिलर टाइप का सॉफ्टवेयर उन्होंने बाकी बहुत सारे लोगों को भी दिया हुआ है विद सम स्पेसिफिक चेंजेस। कॉपीराइट्स किसके पास रहेंगे, ये है।
तो ये आपके बेसिक से पॉइंट्स है, कौन से एनवायरनमेंट में हम लोग उसको यूज़ करेंगे, और जो एनवायरनमेंट में आप यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बोला मैं इंडिया में यूज़ करूँगा, यूएस में यूज़ करूँगा कि अफ्रीका में यूज़ करूँगा, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस है। यहाँ पे मेरे पास 4G सर्विस काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। आपको कोई 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 लोकेशन पे 5G सर्विस अभी यूज़ में दिखेगा आपको, और कहीं कहीं पे 4G 5G छोड़ो 3G भी नहीं प्रॉपरली अवेलेबल है। और उसके साथ में अगर हम लोग ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो वो टाइम पे भी आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा SMPS ऐड करके हम लोग टेम्पररी अपना सर्वर्स को बचा सकते हैं, डेटाबेस, बिकॉज अगर बार बार अगर इलेक्ट्रिसिटी का अगर प्रॉब्लम आता है तो आपके सर्वर्स भी क्रैश होने के चांसेस रहते हैं। ये भी देखना है। कस्टमर कमिटमेंट्स कितना है, फॉर एग्जांपल आपको कितना क्विकली जो आपको इन्फॉर्मेशन या रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, और क्या स्टैंडर्ड्स कस्टमर ने एक्सपेक्ट किए मार्केट में। जैसे आप उनके जो राइवल्स के पास जो सॉफ्टवेयर है उसके जो स्टैंडर्ड्स है वो सेम आपके पास भी ये एक्सपेक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्रेस रिपोर्ट हम लोग बताएंगे, डिसीजन पॉइंट्स जो है वो हम लोग बताएंगे, कुड बी लिंक टू रिलीज पेमेंट्स। डिसीजन पॉइंट्स मतलब कि अगर मैं बता रहा हूँ कि ओके 25% अगर मेरा प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आपको 25% मेरा पेमेंट रिलीज करना है, 50% खत्म हुआ तो 50% मेरा पेमेंट आपको रिलीज करना पड़ेगा, 75% हुआ तो उसके ऊपर आपको मेरा पेमेंट रिलीज करना पड़ेगा, ये सब रहेंगे। वेरिएशंस हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, हाउ चेंजेस, अगर रिक्वायरमेंट में चेंजेस होंगे तो उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में भी चेंजेस रहेंगे, ये रहेगा। और एक्सेप्टेंस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पार्टीज जब तक एक्सेप्ट नहीं करते तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट मीनिंगफुल नहीं होगा। अगर एक पार्टी ने बहुत सारे कुछ पॉइंट्स डाले जो सेकेंड पार्टी को अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो सेकेंड पार्टी कैन ईजिली अवॉइड सच पॉइंट्स फ्रॉम दैट स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको अगेन कॉन्ट्रैक्ट रीमॉडिफाई करना पड़ेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग इवेल्युएट कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, यूजेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग पैकेज क्या है ना, आपका एप्लीकेशन का यूजेबिलिटी क्या है, आपको और कितना उसको बनाना है या उसमें और कितने चेंजेस डालने पड़ेंगे। आप अगर मेंटेन करेंगे तो आपको जो हार्डवेयर सर्वर्स या एक्स्ट्रा मशीन्स लगेंगे उसका आपका कॉस्टिंग कितना जा रहा है। देन सॉफ्टवेयर सपोर्ट अगर आप बता रहे हैं मेंटेनेंस वाले पार्ट में तो वो सपोर्ट आपको कितने टाइम में आ रहा है और कैसे मिल रहा है ना, और उसके साथ ट्रेनिंग कैसे मिल रहा है, बिकॉज अगर ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिलेगा तो वो कितना भी सॉफ्टवेयर अच्छा रहेगा आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो उसको प्रॉपर यूज़ ही नहीं कर पाएंगे तो उसका मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। सो दिस आर द पॉइंट्स। देन लास्ट जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। सो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट 3 पॉइंट्स पे काम करेगा। डिसीजन पॉइंट है, क्वालिटी रिव्यूज़ देखेंगे हम लोग। डिसीजन पॉइंट्स लाइक कभी आपको पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, कितना पेमेंट आपको होल्ड पे रखना है, बिकॉज जब तक आपका वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता तब तक हम लोग पूरा पेमेंट तो करेंगे नहीं। और क्वालिटीज़ में हम लोग जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्स टाइम देखेंगे, यूज़र फ्रेंडली कितना है, ये सब पॉइंट्स पे बात करेंगे। और लास्ट जो रहेगा वो रहेगा चेंजेस टू रिक्वायरमेंट, तो कितने फ्रीक्वेंट चेंजेस आपने, कितने बड़े चेंजेस दिए और उसके हिसाब से आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशन में कितना वो टर्म्स में कितने चेंजेस होने के चांसेस है, ये पॉइंट्स पे भी हम लोग बात करेंगे। सो ये आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 10 है, जैसे मैंने बोला बहुत छोटा सा चैप्टर है, वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब चैप्टर 11 जो है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का यूनिट 4 जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं अभी चैप्टर 11 चालू नहीं कर रहा हूँ, ये भी छोटा सा चैप्टर है। नेक्स्ट लेक्चर में ये खत्म करके हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट कर देंगे, रिमेंबर। सो 4 एंड 5 छोटे से यूनिट्स है, बहुत बड़े नहीं है। आपके जो बड़े यूनिट्स है वो फर्स्ट 3 यूनिट्स बड़े, फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट बहुत छोटा सा है। सो ट्राई करो कि जो भी मैं बता रहा हूँ आप टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहो, सो दैट आगे आगे जब हम लोग टॉपिक्स खत्म करें तो उसके साथ अगर कुछ डाउट्स है तो आप भी मुझे पूछ सकते हो वो स्पेसिफिक डाउट्स। नाउ टेल मी, इज देयर एनी डाउट्स फ्रॉम योर साइड गाइस? एनी डाउट्स? So no doubts for now, but Okay, if follow we the next revise lecture. the No previous problem. units and ask you again, will it be okay? Which unit? First 3 units? Yeah, first 3 units. Yeah, no problem, no problem. You can ask everyone. This is a message for everyone. It's totally fine. You can refer those notes, that PDF जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, I mean CR ने आप सबके साथ शेयर कर ही दिया रहेगा, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला है उसको, तो आपको नहीं मिला आप वहाँ से भी देख सकते हो। आप उसमें फर्स्ट 3 यूनिट्स और जो 4th यूनिट हम लोगों का ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, आप उसमें से वो टॉपिक्स देख लो। एग्जैक्टली सिलेबस टू सिलेबस मैंने वहाँ पे हेडिंग डाले हुए हैं, तो आप बहुत इजीली उसको मैच कर सकते हो। उसमें आप वेरीफाई कर लो जो आपने पढ़ा है या आपने नहीं पढ़ा है अब तक, उसमें कुछ डाउट्स है
तो हम लोगों के पास कंप्लीट एक वीक है। नेक्स्ट फ्राइडे अभी हम लोगों का डायरेक्ट लेक्चर होगा, तो तब तक आप वो रिवाइज कर लो। फर्स्ट 3 यूनिट, फोर्थ यूनिट जो हुआ है हम लोगों का, आपको अगर डायरेक्ट पढ़ने नहीं हो रहा है तो जैसे मैंने बोला, दालमिया का सारे लेक्चर्स मैंने डाले हुए हैं, आप उसको एक बार देख लो, या रहेजा का लेक्चर सीरीज चल रहा है आप उसको देख लो, और उसके हिसाब से फिर जाके नोट्स पढ़ो। और फिर कुछ डाउट्स है तो आप मुझे लेक्चर में पूछो। तो इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग विथ यूनिट 5, मैं यूनिट 4 कंप्लीट करके आपके डाउट सॉल्व करूंगा एक लेक्चर, एंड देन हम लोग वापस यूनिट 5 पे जाएंगे। सो यूनिट 5 भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट विल ऑल्सो टेक 3 मैक्सिमम 3 लेक्चर्स यूनिट 5 के लिए, तो उस उतने टाइम में यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। और मेन यहाँ पे रीज़न ये है कि हम लोग ऑनलाइन बात कर रहे हैं। सो अगर हम लोग डायरेक्टली अगर कॉलेज में रहेंगे तो जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ कुछ डाउट्स है तो हम लोग चेक कर सकते हैं। अभी मुझे आपके फेसेस नहीं दिख रहे, तो मैं डायरेक्टली अपने साइड से जो भी है मैं बोलते जा रहा हूँ, और आप जब तक कोई डाउट्स रेज नहीं करते तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको वो डाउट्स है या नहीं है। तो मुझे लगता है अपने साइड से कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, और उसके लिए मैं कंटिन्यू ही मैं बोलते जा रहा हूँ। और अगर मैं ऐसे ही बोलते रहा तो हम लोगों का 1-2 लेक्चर में ही पूरा सिलेबस भी खत्म हो सकता है। सो ये एक प्रॉब्लम है जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं। सो तो आप एक बार अपने साइड से रिवाइज करो। कोई भी एसपीएम में आपको थ्रू आउट जो भी चैप्टर्स में प्रॉब्लम है आप मुझे पूछ सकते हो। यस यस गरिमा। Good morning, sir. Actually, Good I just morning. want to inform you that the Tekvanza team is here, so we can हाँ हाँ start हाँ, whenever you are yes done yes with. यस यस यस। सो वी आर एंडिंग टुडेज लेक्चर हियर। एंड मतलब मैं जब तक लेक्चर करूंगा, एक सेकेंड ना, मैं जब तक लेक्चर एंड नहीं करूंगा आपको जाना नहीं है। टेकवेंजा को अपना अनाउंसमेंट करने दो, 12 o'clock को मैं लेक्चर एंड करूंगा, ठीक है। आज मैं कोई नया टॉपिक नहीं बता रहा हूँ।